आइडिया ये होगा कि हर साल करंट अफेयर्स से 20 से 30 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। बोला कि न्यूज़पेपर की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है न्यूज़पेपर में क्या चीज़ है इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के लिए क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है। एक मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ व्यू देता हूँ। जैसे आपने न्यूज़पेपर नोट्स बनाने का तरीका क्या हो। आपके 4 जीएस के पेपर हैं, जीएस 1, 2, 3, 4, 4 अलग अलग कॉपीज़ बनाइए, या ऑनलाइन आप करना चाहते हैं तो ऑनलाइन 4 फोल्डर बनाइए, चारों को सेपरेट करिए। ये जो समय और जो भी आप डेली बेसिस 12-13 महीने का ये मोस्ट क्रूशियल होता है। और आपने अगर अभी से अपना टाइम करंट अफेयर्स को डेडिकेट किया, डेडिकेट मतलब क्या कि यहाँ पे आपका 2 चीज़ होना चाहिए। एक, आप न्यूज़पेपर कवर कर लो, ठीक है, 1 घंटे, ज़्यादा नहीं 1 घंटे। इस 1 घंटे में आपने न्यूज़पेपर को थॉरोली पढ़ लिया, उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको नोट डाउन कर लिया, और आप दे दो 30 मिनट्स, ठीक है। चलिए अब लेट्स कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, है ना। ये टॉपिक विच इज़ मोस्टली नेग्लेक्टेड बाय यू गाइस। आप इसको बहुत लाइटली लेते हैं, या शायद बहुत लोग कंसीडर नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, ये सोच के कि ओके लास्ट में देखा जाएगा। करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर किया जाए, क्या अप्रोच होना चाहिए, किस तरीके से आगे जो हमारा 1 साल का जो आपका टाइम पीरियड है उसमें आप किस चीज़ का ध्यान देंगे, ठीक है। कि सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स की, ठीक है, करंट अफेयर्स की। अब अगर आप लोगों ने करंट अफेयर्स के बारे में देखा है और थोड़ा सा अगर आप जानते हो तो आपको एक चीज़ का आइडिया ये होगा कि हर साल करंट अफेयर्स से 20 से 30 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, ठीक है, 20 to 30 क्वेश्चंस, और 15-16 क्वेश्चन तो डायरेक्टली आएंगे। डायरेक्टली मतलब सीधे सीधे करंट अफेयर्स से। 8-10 क्वेश्चन इनडायरेक्टली आएंगे। इनडायरेक्टली का मतलब क्या हुआ कि जैसे एआई है तो एआई समिट से रिलेटेड आ गया, या आपने फाइनेंस कमीशन के बारे में सुना होगा, तो फाइनेंस कमीशन आपके पॉलिटी का सब्जेक्ट है ना, पॉलिटी का पोर्शन है, बट उससे 16th फाइनेंस कमीशन अभी आया है, तो 16th फाइनेंस कमीशन का क्या क्या रिकमेंडेशन है उससे रिलेटेड चीज़ आ गई। तो सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन कितने आते हैं करंट अफेयर्स में, ताकि आपको इसका इम्पोर्टेंस पता चल सके कि ये सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है उसको आप सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं। देखिए 2013 से अगर 25 का डेटा देखें तो 2025 की ही हम बात कर लेते हैं। 23 क्वेश्चंस आए हैं डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि अब जैसे इन्वायरमेंट का कोई क्वेश्चन आ गया बायोफ्यूल से रिलेटेड, तो अब बायोफ्यूल तो इन्वायरमेंट का पार्ट हो गया, लेकिन ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हुआ तो कौन सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मीथेन का, इस तरीके की चीज़ें आ गई है। तो आपके 20 to 30 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके आ जाएंगे यहाँ पे ये करंट अफेयर्स से, ठीक है। 20 to 30 क्वेश्चंस आपके सीधे सीधे करंट अफेयर्स से आएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में। अब ये जो करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं तो ये आपके हर एक पोर्शन को कवर करता है। इट कवर्स एवरी सिंगल पोर्शन। एवरी सिंगल पोर्शन मतलब आपके इन्वायरमेंट से लेकर, हिस्ट्री से लेकर, ज्योग्राफी से लेकर, आपका पॉलिटी हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, हर चीज़ को कवर करता है। आप कहेंगे हिस्ट्री में कैसे करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी में कैसे करंट अफेयर्स, तो आप देखिए कि 2 साल पहले एक क्वेश्चन पूछा गया, वो क्वेश्चन आया आपका अर्थक्वेक से रिलेटेड। इसको हम कह रहे हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये अर्थक्वेक से रिलेटेड क्वेश्चन इसलिए आया था क्योंकि उस साल टर्की में अर्थक्वेक आया था। जब टर्की में अर्थक्वेक आया तो आपके ज्योग्राफी में अर्थक्वेक से रिलेटेड क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब हिस्ट्री में आप देखोगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का कोई नया खोज हुआ है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। आपने देखा अभी 1000 साल हुए किस चीज़ के, चोला एम्पायर के, जो आपके राजेंद्र चोला थे उन्होंने शैलेंद्र डायनेस्टी पे जाके अटैक किया था, नेवल एक्सपीडिशन किया था, तो उस इवेंट के 1000 साल पूरे हुए। और 1000 साल पूरे होने पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि एक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया।
है ना, उसको ऑनर करने। तो उसके लिए क्या है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हमें सबसे पहले तो करंट अफेयर्स में ये देखना है कि कोई भी चीज़ जो न्यूज़ में आ रही है वो आपके लिए बहुत रेलिवेंट है। तो आपके हर साल सबसे पहली चीज़ जो क्वेश्चंस आएंगे वो 20 to 30 क्वेश्चन, मतलब 20 से 30% क्वेश्चन जो है वो आपका एक करंट अफेयर्स कवर करेगा। ठीक है, करंट अफेयर्स कवर करेगा। और ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, डायरेक्टली करंट अफेयर, डायरेक्टली मतलब जैसे इस बार क्या किया, बड़ा ही अजीब सा क्वेश्चन दे दिया, आपसे पूछा खो खो का चैंपियनशिप हुआ, उसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया, उसमें स्कोर भी दिया था, इंडिया ने नेपाल को इतने स्कोर से बीट किया। या चेस का चैंपियनशिप हुआ तो चेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया। नॉर्मली हमें क्या लगता है कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, आप लोगों के जहन में यही बात होगी ना, बोलिए। लगता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। पिछले 3 से 4 सालों से 2-2 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से आ रहे हैं, ट्रेंड धीरे धीरे चेंज होता है। ठीक है, तो आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। हर एक डायमेंशंस आपके कवर होने चाहिए, हर एक टॉपिक कवर होना चाहिए। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अवार्ड्स। अब नॉर्मली आप लोग अवार्ड देखते हो, भारत रत्न मिला, तो आप क्या देखते हो कि भारत रत्न मिला, किसको मिला, अगर आप अवेयर नहीं हो। लेकिन अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा है तो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है भारत रत्न से रिलेटेड कि भारत रत्न एक साल में मैक्सिमम कितने लोगों को दिया जा सकता है, कितने को, 3 लोगों को। बट आपको पता है 2000 अभी हमने 24 में 5 लोगों को दिया है ना। भारत रत्न सिर्फ इंडियन को दिया जाता है, सही है नहीं है? हाँ, भारत रत्न है ना, तो गैर इंडियन को दिया जा सकता है। यस, अरे बोलिए, किसको दिया गया है, किसको, नेल्सन मंडेला और खान अब्दुल गफ्फार खान, है ना ये। तो आपने जैसे कोई अवार्ड आया, पिछले साल एक क्वेश्चन आया इंदिरा गांधी अवार्ड से रिलेटेड, तो आपसे ये पूछा गया कि ये जो इंदिरा गांधी अवार्ड है उसके ज्यूरी में जो लोग सेलेक्ट करें उसमें कौन कौन होता है। तो आपको हर एक डायमेंशन, हर एक एस्पेक्ट को कवर करना है। तो ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको यहाँ पे कवर करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक का मतलब हो गया इकोनॉमी हो गया, जैसे बजट आया, आपने बजट पढ़ा, आपने कितने लोगों ने पढ़ा ईमानदारी से, वरना मैं फिर पूछूंगा, पढ़ा? ओके, बाकी लोगों ने, देखिए मैं क्या करूंगा, आज क्लास के लास्ट में आपको बजट का एक नोट्स दे दूंगा और आपका ये होमवर्क होगा। मैं आपको बजट से रिलेटेड एक छोटा सा नोट्स दूंगा और उसी से रिलेटेड 25 से 30 MCQs होंगे। ठीक है, आप उसको पढ़ के सॉल्व करके हमें बताएंगे। ठीक है, तो बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, इंटरनेशनल कोई इंपॉर्टेंट इवेंट आया, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आपने देखा, अभी एक तो इशू चल रहा है इजराइल पैलेस्टीन का, एक इशू चल रहा है ईरान का। ठीक है, वहाँ पे एक तरीके का रेवोल्यूशन जैसा सिचुएशन है। फिर आपने गाज़ा पीस प्लान के बारे में सुना होगा, है ना, गाज़ा पीस प्लान। अब गाज़ा पीस प्लान के साथ आपने H1B वीज़ा के बारे में सुना होगा। ये हर एक चीज़ जो न्यूज़ में आ रही है उससे आपको अवेयर होना है। ठीक है, अब देखिए उसके लिए करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर, मैगजीन वैगजीन बाद में आएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका न्यूज़पेपर। और सवाल ये उठता है कि न्यूज़पेपर को कैसे कवर किया जाए। तो देखिए न्यूज़पेपर को कवर करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फॉरमोस्ट चीज़ है आपके पास पहले तो सिलेबस होना चाहिए, वो भी प्रिंटेड फॉर्म में। आप मुझे ये बताइए, आप लोग कितने लोग हैं जो अपने सिलेबस से अच्छी तरह अवेयर है, जो जानते हैं कि सिलेबस GS1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, कितने लोग हैं? गुड, चलिए 3-4 लोग हैं, 5 लोग हैं जो हाथ उठा रहे हैं जिन्हें पता है। अब आपका सबसे पहला काम होगा, कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी मैगजीन आप पढ़ रहे हो, कोई भी न्यूज़ पढ़ रहे हो, तो द फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट डू इज़ गेट अ प्रिंटेड सिलेबस। और वो सिलेबस आपके पास हमेशा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर या कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो आप उससे रिलेट कर सको, ये किस GS का पार्ट है। जैसे GS1 है तो GS1 में आपका क्या होता है, आर्ट एंड कल्चर होता है, हिस्ट्री होता है, सोसाइटी होता है, ज्योग्राफी होता है। 2 में क्या आ गया, पॉलिटी आ गया, गवर्नेंस आ गया,
है ना, इंटरनेशनल रिलेशन आ गया, 3 में आ गया आपका इकोनॉमिक्स आ गया, एग्रीकल्चर आ गया, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गया, एग्रीकल्चर आ गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट आ गया, और 4 एथिक्स हो गया। तो अगर आप न्यूज़ में पढ़ रहे हो कि H1B वीज़ा और H1B वीज़ा को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की जा रही है, या आपने पढ़ा गाज़ा पीस प्लान के बारे में, तो ये जो गाज़ा पीस प्लान है किस चीज़ से रिलेटेड है? डायरेक्टली IR से रिलेटेड। तो ये गाज़ा पीस प्लान है क्या? गाज़ा पीस प्लान के कितने पॉइंट्स हैं? 20 पॉइंट्स हैं। 20 पॉइंट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी बनाई गई है, नई बॉडी, बोर्ड ऑफ पीस। तो ये बोर्ड ऑफ पीस क्या है, उसको हेड कौन करता है, किसको किसको मेंबर रखा गया है, इसका मेन पर्पस क्या होगा, इन सब चीज़ों की अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, न्यूज़पेपर जो है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि न्यूज़पेपर से ही क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन आपका किसी मैगजीन से, इधर उधर की चीज़ों से नहीं बनेगा। मैगजीन भी न्यूज़पेपर पे रिलाई करती है, ठीक है, वहाँ से वो सारी चीज़ें निकालेगी, बट न्यूज़पेपर जो है वहाँ एक अच्छा सा न्यूज़पेपर को आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना है। और 2 यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए 2 बेस्ट न्यूज़पेपर है, उसके अलावा और कुछ नहीं। कौन कौन सा? हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, ये 2 जो है आपके लिए परफेक्ट न्यूज़पेपर है जिस पे आप रिलाई करेंगे। आपको हर इम्पॉर्टेंट इवेंट से अवेयर रहना है, ठीक है। अब न्यूज़पेपर पढ़ने का फ़ायदा ये है कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाता है ये। जब आप वहाँ पे एडिटोरियल्स वगैरह देखोगे तो एडिटोरियल जो आता है या जो एक्सप्लेन पेज आता है, वहाँ पे किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन दिया रहता है। वो उन डायमेंशंस को कवर करने की कोशिश की जाती है जिस डायमेंशन पे आपने सोचा नहीं है, या जो डायमेंशन के बारे में आपको पता नहीं है। तो एक चीज़ तो ये है कि आपका पर्सपेक्टिव वाइड हो रहा है ना, आपको उन चीज़ों का पता चल रहा है जिस चीज़ के बारे में आप पहले से अवेयर नहीं थे। आपको नई नई वोकैबुलरी मिलेगी। आंसर राइटिंग के लिए आपको नए पॉइंट्स मिलेंगे। AI समिट के बारे में चलो क्लास में जो आपने लिखा वो पढ़ लिया, आपने न्यूज़पेपर में एक नया पॉइंट आपको मिला, एक नया, वो चीज़ आप इंक्लूड करोगे तो आपके आंसर को वो और बेहतर बना देगा और अच्छा बना देगा। तो देखिए, न्यूज़पेपर ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और न्यूज़पेपर पे समय कितना देना है? समय, अगर आप नए हैं तो ठीक है 1.5 घंटा दीजिए, और अगर आप ठीक है ओल्ड हैं तो 1 से ज़्यादा नहीं, ठीक, क्योंकि न्यूज़पेपर में हर चीज़ नहीं पढ़ना होता है, जो रेलिवेंट चीज़ है वो पढ़ना है, जैसे हमने बोला। और रेलिवेंट चीज़ क्या है ये कैसे पता चलेगा? सिलेबस से। सिलेबस आपको सबसे पहले मेमोराइज होना चाहिए, अच्छे तरीके से मेमोराइज होना चाहिए। ये अगर आप पढ़ रहे हो आज कि AI इंडिया इम्पैक्ट समिट हुआ, तो आप उसको रिलेट कर सको, ओके ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है, इंटरनेशनल रिलेशन से भी हम इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है, एथिक्स से भी जोड़ सकते हैं, एथिकल AI से कैसे वायलेशन हो रहा है। तो अलग अलग 5-6 डायमेंशन से आप उसको कैसे जोड़ सकते हो, इसका आपको पता चलना चाहिए। अब देखिए, इसका जैसे हमने बोला कि न्यूज़पेपर की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है न्यूज़पेपर में क्या चीज़ है इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम। इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के लिए क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है। एक मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ व्यू देता हूँ। जैसे आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, पहला पेज इम्पॉर्टेंट होता है, उसमें नेशनल इंटरनेशनल चीज़ें होती है। सेकेंड पेज इंडियन एक्सप्रेस की बात करें, उसमें उसका कंटिन्यूएशन होता है। फिर आप देखोगे सिटी से रिलेटेड न्यूज़, इधर उधर की न्यूज़ आएगी, बहुत ज़रूरी नहीं है। हमारा फोकस होना चाहिए मैटर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के मैटर्स पर हमारा फोकस होना चाहिए। इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स पर, इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट, जैसे अभी आपने देखा, आप सब लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में जानते हैं। अभी क्या किया गया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आप आगे इकोनॉमी में देखेंगे, उसका बेस ईयर चेंज कर दिया गया, ठीक है। अब बेस ईयर चेंज कर दिया गया, उसमें कुछ बदलाव लाए गए, कुछ नया एडिशन किया गया, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए। आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो चेंजेस लाए गए हैं वो देख लीजिएगा, आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, कि उसमें चेंज लाए गए। आपने अभी देखा फाइनेंस कमीशन आया, तो ये जो फाइनेंस कमीशन आया 2 तारीख को, जब हमारा बजट आया था, उसी दिन 16th फाइनेंस कमीशन ने अपना रिकमेंडेशन दिया।
है ना। मैं लास्ट में आपको उसके बारे में भी थोड़ा बताऊंगा। अब 16th फाइनेंस कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दिया उसके बारे में आपको जानना है। पहले ये समझना है फाइनेंस कमीशन है क्या, इसका पर्पस क्या है, कौन सा आर्टिकल इसको कवर करता है, फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट कौन करता है। ये सब जब आपको स्टैटिक चीज़ों की जानकारी हो गई तो आपको जानना है 16th फाइनेंस कमीशन। और 16th फाइनेंस कमीशन जानने के साथ साथ आपको उसके पहले वाला फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन को जानना है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे फाइनेंस कमीशन क्या होता है, बेसिकली जो टैक्सेस होता है उसको स्टेट्स के बीच में कैसे डिवाइड करे उसके लिए एक सजेशन देता है गवर्नमेंट को, है ना। तो सजेशन जो देता है उसका कुछ क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया कि किसी स्टेट ने अपने पॉपुलेशन को कितना कम किया, किसी स्टेट ने अपने फॉरेस्ट के कवर को कितना बढ़ाया, इस सब बेसिस पे वो रिकमेंड करता है। तो क्या किया है, कुछ चेंजेस लाए गए। चेंजेस मतलब आपको एक मैं क्वेश्चन दिखाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग सके। देखिए देखिए, विथ रिस्पेक्ट टू फाइनेंस कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये बेसिक क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन पे मैं आता हूँ। देखिए ये आपके 2025 में पूछा है। आप कैन यू सी दिस क्वेश्चन क्लियरली, है ना, हमें ताकि एक आइडिया लग जाए। एक सिंपल सा आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन आर करेक्ट। ये आपके 2025 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई है। यहाँ पे जो यूपीएससी एग्ज़ाम है एक ट्रिक प्ले करता है। अब आप देखो इसमें बहुत सारा डेटा मेंशन है, 4800 करोड़, 45,000 करोड़, 45%, बहुत सब चीज़ें मेंशन है ना। अब आप ये सोचेंगे कि यार इतना सारा डेटा कैसे याद करें कि इस कमीशन ने कितना पैसा एलोकेट किया। यहाँ पे एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि आपको एक बेसिक चीज़ याद करनी पड़ती है कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए यहाँ जो ये 45% लिखा है ये होता है 41%। बस एक चीज़ आपको याद करनी होती है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। और अगर आपको ये पता है तो बाकी के स्टेटमेंट नहीं भी पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। कैसे? बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन। हम मान लेते हैं आपको एक स्टेटमेंट पता है और वो जनरल स्टेटमेंट है, वो तो पता होना ही होना चाहिए सबको फाइनेंस कमीशन जब आप पढ़ रहे हो कि 45% ऑफ द नेट प्रोसीड ऑफ यूनियन टैक्सेस आर टू बी शेयर्ड विथ स्टेट। मतलब स्टेट्स के साथ हम 45% सेंटर का टैक्स शेयर करेंगे। ये कितना होता है? 41%, है ना। पहले भी यही था 15th फाइनेंस कमीशन में, 16th फाइनेंस कमीशन में भी 41% है। लेट्स से बाकी के स्टेटमेंट आपको नहीं पता है तो आपने ये देखा कि दूसरे स्टेटमेंट को आपने एलिमिनेट कर दिया। तो अब यहाँ पे सेकंड एलिमिनेट, फर्स्ट, इसमें ऑप्शन 2 भी दिया है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें भी ऑप्शन 2 दिया है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें भी 2 दिया है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। बचा क्या? सी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो बेसिक चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। उसके साथ ही साथ देखिए फाइनेंस कमीशन, फॉर एग्जांपल फाइनेंस कमीशन पे 2023 का ये क्वेश्चन है। ये कहा गया कि जो फाइनेंस कमीशन में टैक्स को हम शेयर कर रहे हैं उसमें हम पॉपुलेशन और इनकम डिस्टेंस, ये 2 क्राइटेरिया होते हैं। जैसे उसके अलावा और कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं जो फाइनेंस कमीशन के ज़रिए मतलब उसको फुलफिल करना चाहिए टैक्स को करने के लिए। तो आपको क्या है कि जो ये क्यों आया, क्योंकि 15th फाइनेंस कमीशन न्यूज़ में था। अभी इसके इन्फॉर्मेशन पे मत जाइए, समझने की कोशिश करिए कि कोई क्वेश्चन आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्योंकि वो न्यूज़ में है। अभी 16th फाइनेंस कमीशन है तो 16th फाइनेंस कमीशन का सारा इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो आपको पता होना चाहिए। जो भी चीज़ आप न्यूज़ में देख रहे हो उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पता होना चाहिए। और ये बेसिकली कवर करेगा आपका न्यूज़पेपर और एक बढ़िया कोई मैगज़ीन। जैसे आप लोगों के यहाँ मुझे दिखाया गया एक डीप इनसाइट्स होता है। डीप इनसाइट्स एक बहुत अच्छा तरीका है। डेली बेसिस पे आप न्यूज़ पढ़ रहे हो, है ना, मान लेते हैं न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और न्यूज़पेपर में आपके बेसिक चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से कवर होती हैं। कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती है जो न्यूज़पेपर में कई बार नहीं। अब जैसे मान के चलिए जेंडर गैप इंडेक्स ये रिलीज़ किया गया, ये एग्ज़ाम पर्पस से इम्पॉर्टेंट है
बट आपके न्यूज़पेपर में कवर नहीं हो रहा है। तो आप डेली बेसिस पे एक मैगजीन, जो भी कोई आप मैगजीन पढ़ लो, डीप इनसाइट्स मैंने देखा ठीक ठाक है, उसमें फ़ायदा आपको क्या है कि आपके लास्ट में क्वेश्चन दिया है और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो पढ़ने के बाद, तो आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगा। तो एक चीज़ क्या करना है, न्यूज़पेपर इज़ अ मस्ट, उसको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और न्यूज़पेपर से नोट्स बनाना है, नोट्स थॉरली नहीं बनाना। अब ये नहीं कि हर चीज़ का नोट्स बनाने बैठ गए, बस किस चीज़ का, वो चीज़ जो आपके आंसर में वैल्यू ऐड करेगी, सिर्फ उसका नोट्स बनाइए। जैसे मान लीजिए आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपने पढ़ा एआई समिट, आपने पढ़ा पैक्स सिलिका, हाँ। अब आपने देखा कि न्यूज़पेपर में एक नया इन्फॉर्मेशन आया है जिसमें ये कहा है एआई इम्पैक्ट समिट में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा दिया है, या पैक्स सिलिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स अपने मेन नोट्स में शामिल कर लोगे, ठीक है। नोट्स बनाने का तरीका क्या हो, आपके 4 जीएस के पेपर हैं, जीएस 1, 2, 3, 4, 4 अलग अलग कॉपीज़ बनाइए, या ऑनलाइन आप करना चाहते हैं तो ऑनलाइन 4 फोल्डर बनाइए, चारों को सेपरेट करिए। और जो भी आप डेली बेसिस पे न्यूज़ पढ़ रहे हो, हर रोज़ आपको कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिल जाएगा जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट होता है। आपने जैसे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 16th फाइनेंस कमीशन आया, अब पॉलिटी में आपका फाइनेंस कमीशन कवर होगा, लेकिन पॉलिटी की बुक में आपका 15th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन नहीं दिया होगा, पॉलिटी की बुक में आपका 16th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन नहीं दिया होगा। आप क्या करोगे, वहाँ पे जो पॉलिटी का नोट्स है वहाँ पे 16th फाइनेंस कमीशन के जो जो रिकमेंडेशन है उसको ऐड कर लोगे अपने पॉलिटी के नोट्स में। तो इस तरीके से आपका मेंस के लिए भी तैयार हो जाएगा, प्रीलिम्स के लिए भी। और सेपरेटली लिखिए, एक साथ आप लिखोगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि आपने उसी में इकोनॉमी ज्योग्राफी सब लिख दिया, कभी नहीं पढ़ पाएंगे आप। सेपरेटली 3 से 4 अपने लैपटॉप पे या टैब पे फोल्डर बनाइए, या 3 से 4 कॉपीज़ का इस्तेमाल करिए, जीएस 1, 2, 3 और 4 के लिए सेपरेटली। और जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मिल रहे हैं उसको नोट डाउन करिए वहाँ पे। आप देखोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपके पास इतना अच्छा वैल्यू एडेड मटेरियल होगा कि अगर आपने उसको अपने आंसर में लिख दिया तो आपको उससे एक्स्ट्रा मार्क्स, एक्स्ट्रा पॉइंट्स तो ऐसे ही मिल जाएंगे, ठीक है, इसी तरीके से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या कवर करना है, न्यूज़पेपर में हर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, इकोनॉमी हो गया, आईआर हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, और बाकी के सब्जेक्ट के जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है आप उसको बहुत ब्रीफली नोट डाउन करेंगे, उसको समराइज करेंगे, ठीक है, उसको समराइज करके उसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। कि अब देखिए मैंने आपको, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ मेंस से रिलेटेड। 2025 के मेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया, मैंने आपको एआई तो बता दिया, अब एआई के बारे में आप बेसिक सब चीज़ों को जान गए, लेकिन आपसे पूछा गया कि हम सैटेलाइट और रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी को एआई से कैसे इंटीग्रेट करें, ठीक है। इस डायरेक्ट एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं याद है, बट इस तरीके से ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया कि एक गवर्नमेंट का स्कीम होता है, उस स्कीम को कहते हैं स्वामित्व स्कीम, है ना, वो लैंड मेजरिंग का शायद स्कीम होता है। तो उस स्कीम में हम क्या करते हैं, रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट, इस सब का यूज़ करते हैं। तो आपका एक चीज़ को दूसरे से कनेक्ट करके पूछ देगा, समझ रहे हैं, मेंस के एग्जामिनेशन में। प्रीलिम्स में अगर न्यूज़ में आया है वो पूछ देगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सभी चीज़ों को ऐसे समराइज करें, नोट डाउन करें, ठीक है। और न्यूज़पेपर के लिए आप 1 से 1.5 घंटा देंगे, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। आप नए नए हैं तो आप 1.5 घंटा अफोर्ड कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा नहीं। और उस 1.5 घंटे में क्या करना है, जो फर्स्ट पेज होता है, मैटर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, एडिटोरियल, दिस इज़ अ मस्ट, एडिटोरियल इज़ अ मस्ट रीड। एडिटोरियल पढ़ने से एक तो क्या होगा, आपका आंसर राइटिंग स्किल्स बेहतर होगा, आपका रीडिंग फास्ट होगा। आपका सीसैट भी आता है और सीसैट में कॉम्प्रिहेंशन पूछता है, कॉम्प्रिहेंशन, वो कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन जो है आपके रीडिंग से, न्यूज़पेपर रीडिंग से बेहतर होगा। आपका जो कुछ कीवर्ड्स मिलेंगे जो आपको नॉर्मल बुक्स मैगजीन में नहीं मिलेंगे, पर्सपेक्टिव ब्रॉडन होगा,
चीज़ों को अपने तरीके से लिखना सीखेंगे, इसीलिए न्यूज़पेपर बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, एडिटोरियल, मस्ट और एक्सप्लेन्ड का एक पेज आता है। आपने देखा होगा हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस दोनों में एक पेज आता है एक्सप्लेन्ड का। वो एक्सप्लेन्ड पेज में क्या होता है, जो भी कंटेम्प्ररी सबसे इम्पॉर्टेंट इशू चल रहा है उससे रिलेटेड चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने जैसे देखा इंडिया यूएस ट्रेड डील, है ना। अब आपने देखा ट्रेड डील, हमारा अभी के टाइम में हमने पिछले 4 से 5 सालों में 9 से 10 कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट या ट्रेड डील किया। यूरोपियन यूनियन, ठीक है, यूएसए हो गया, यूरोपियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। यूरोपियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट आपने नाम सुना है, आपने यूरोपियन यूनियन का नाम सुना होगा, आपने न्यूजीलैंड के साथ, ओमान के साथ, आपने मर्कोसुर ये नाम सुना है। मर्कोसुर किस चीज़ से रिलेटेड है, ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, ठीक है। तो ये जो जो नई चीज़ें आ रही हैं न्यूज़ में उसको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे G20 समिट हुआ, अब आप देखो G20 समिट हुआ, तो G20 समिट में हर चीज़ G20 ट्रायोका, आप समझते हो G20 में क्या होता है, ट्रायोका क्या होता है, यस यस, ट्रायोका मतलब G20 कंट्रीज में जो पिछली बार जो कंट्रीज की प्रेसिडेंसी थी, प्रेजेंट कंट्री, आने वाली कंट्री। G20 का आपको कॉन्सेप्ट समझना है। G20 के कुछ चीज़ें होती है, कुछ बेसिक चीज़ की, जैसे इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, इसमें हम एक टर्म यूज़ करते हैं ट्रायोका। फिर G20 समिट का थीम क्या है, ठीक है, फिर G20 समिट में क्या क्या बातें कही गई। फॉर एग्जाम्पल 2025 के पेपर में आपसे पूछा गया था कि G20 समिट रशिया में हुआ था, शायद कजान में, तो उस G20 समिट का आपका थीम दिया गया था और थीम में एक वर्ड चेंज किया गया था। तो क्या है, माइन्यूट चीज़ों का ध्यान देना है। हर एक टॉपिक जो आप पढ़ रहे हो उससे पीछे से जुड़ी चीज़ें, आगे की से जुड़ी चीज़ों को देखना। जैसे आप चंद्रयान 3 मिशन देख रहे हो, चंद्रयान 3, तो जब आप चंद्रयान 3 मिशन देख रहे हो तो सिर्फ चंद्रयान तक आप सीमित नहीं रहेंगे, आप देखेंगे कि इंडिया का चंद्रयान 1 और 2 मिशन क्या है। आप साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि चंद्रयान मिशन में, जैसे हमने आपको कहा कि सिमिलर और देशों के कौन कौन से मिशन हैं। अब आपके मेंस में क्वेश्चन पूछा गया, वो क्वेश्चन क्या पूछा गया, आपसे ये पूछा गया कि चंद्रयान मिशन फेल हो गया, लेकिन हमने चंद्रयान 2 से क्या डिफरेंट किया इस बार कि हम सक्सेसफुल रहे। सॉरी, चंद्रयान 2 फेल हो गया था, चंद्रयान 3 में हम सक्सेसफुल रहे, हमने क्या ऐसा चेंज लाया जिसकी वजह से हम सक्सेसफुल रहे। तो अगर आप चंद्रयान 2 मिशन के बारे में नहीं जानोगे तो इसका आंसर नहीं कर पाओगे। इसके साथ साथ आपको और क्या पता होना चाहिए कि आप चंद्रयान 3 जैसे देख रहे हो, मून के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग का मिशन है, तो ऐसा सिमिलर मिशन और देश का है, नाम बताइए मुझे, किसी और देश ने ऐसा सिमिलर मिशन किया है इंडिया के बाद? रशिया ने किया था। लूना मिशन आपने नाम सुना है, जापान ने किया था, स्लिम मिशन नाम है। हमारा फ्यूचर मिशन जो है चंद्रयान 4, या जिसको हम आगे चल के ल्यूपेक्स कहेंगे, इंडिया और जापान का ज्वाइंट कोलैबोरेशन, उसके बारे में देखना है। तो जब आप किसी न्यूज़ को देख रहे हो तो उस न्यूज़ से जुड़ी हुई चीज़ों को भी देखोगे। वो जुड़ी हुई चीज़ों को देखने से आपको एक तो बैकग्राउंड पता लगता है, एक आगे की चीज़ों का पता लगेगा। आपने सिर्फ एक चीज़ देखा, अगर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ना, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात कर रहा हूँ, अगर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आपने उससे रिलेटेड चीज़ें नहीं देखी, आपको दिक्कत हो सकती है। मैं आपको एक और एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसी बार एक क्वेश्चन आया था कि बायो इथेनॉल या बायोडीजल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। क्यों आया था? क्योंकि G20 समिट जब इंडिया में हुआ था तो एक अलायंस हुआ था। क्या नाम था उस अलायंस का? ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। उस ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में 3 कंट्रीज मेन पार्ट थे। 3 कंट्रीज कौन कौन से थे? इंडिया, यूएसए और ब्राज़ील, ये 3। और ये 3 कंट्रीज जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं आपके आप कह लो बायोडीजल्स के, ठीक है, जिसमें यूएस नंबर 1 पे है। तो इस बार आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि शायद ऐसे पूछा गया था, यूएस, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट ऐसे यूएस इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बायोडीजल इन द वर्ल्ड। समझ रहे हैं? तो जो भी आपसे न्यूज़ पूछी जाएगी वो
पीछे की चीज़ों से रिलेटेड 2 साल पुरानी चीज हो सकती है, इसकी संभावना कम है, बट ऐसा तब हो सकता है जब अभी कोई ऐसा न्यूज़ आया है। तो आपको क्या करना है कि जो आप न्यूज़ देख रहे हो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ से अवेयर रहना है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ से, जो न्यूज़ चल रही है उससे तो अवेयर रहना ही रहना है, ठीक। इसके साथ साथ आपको, जैसा मैंने बोला, एक शॉर्ट नोट्स बनाएंगे आप। देखिए शॉर्ट नोट्स किसके लिए बनाएंगे? प्रीलिम्स के लिए नहीं, किसके लिए? मेंस के लिए। क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स के लिए आपको आपका मैगजीन ऑलरेडी दिया जाता है, उसमें मोर देन सफिशिएंट होता है। ये आप नोट्स बनाएंगे मेंस पर्पस के लिए, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन वो एग्जामिनेशन है जो आपको रैंक दिलवाता है, लेकिन उसके पहले प्रीलिम्स क्लियर करना ज़रूरी है। तो प्रीलिम्स के लिए आप क्या करेंगे? डेली बेसिस पे अखबार पढ़ेंगे, न्यूज़ पढ़ेंगे और उसको सप्लीमेंट करेंगे एक अच्छे प्लेटफॉर्म से, कि जैसे आपने न्यूज़ पढ़ लिया तो उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ आपने कर लिए 4-5, है ना। मुझे ये जो यहाँ पे मैंने देखा था उसके लास्ट में आपके एमसीक्यू दिया रहता है और एमसीक्यू का आंसर दिया रहता है। तो आपने वो एमसीक्यू देख लिया, उसका आंसर बाद में एमसीक्यू कर लिया, उसका आंसर देख लिया, तो आपके पास और उससे रिलेटेड अगर कोई इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पे एक चीज़ और है, जो आपके एमसीक्यू दिया उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, ठीक है। ये एक तरीके से आपके लिए अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ इसलिए है कि आप उसको थोड़ा खुद से एक्सप्लोर करिए, कुछ नए पॉइंट्स मिल रहे हैं तो आप खुद से लिखिए, इससे आपका उस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ठीक है, और आपके प्रीलिम्स को क्लियर करने में हेल्पफुल रहेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है, जो सभी लोग आपके देखोगे इसमें मिस करते हैं, वो ये होता है टेस्ट नहीं देना, ठीक है। टेस्ट नहीं देना, आप जब रेगुलर टेस्ट देते हो, जब आप रेगुलर आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिया, तो क्या है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होता है। आप सबने एआई पढ़ लिया, समझ लिया, आपके समझ आ गया, है ना। मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आप लिख भी लोगे शायद, लेकिन अगर मैं एग्ज़ाम के इन्वायरमेंट में बिठा के 20 मिनट का आपको समय दूं और बोलूं 20 मिनट में ये 4 क्वेश्चन लिखिए, तो एग्जैक्ट 20 मिनट में बहुत ही कम लोग होंगे जो उसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है एक प्रैक्टिस होने की, एक हैबिट होने की। जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैंने आपको एक होमवर्क दिया है, जैसे मैंने बोला बजट, ठीक है, ये यूनियन बजट है, ये इस बार का बजट है, और आने वाले 1 साल या उससे भी आगे कोट करने के लिए आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपके लिए ये बजट मैं आपको आज दे दूंगा, ठीक है। आप इसको जाकर पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद क्या करेंगे, बजट से रिलेटेड सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। लेकिन बजट को पढ़ने के बाद अनटिल अनलेस आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो ये इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बजट पढ़ेंगे और बजट पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए आंसर यहाँ दिया है, उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है, बट आप अपने से करने की कोशिश करना, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। यही चीज़ आप करेंगे हर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। ये आपने जैसे फॉर एग्जांपल साइंस एंड टेक आपने पढ़ लिया, उससे के आंसर्स लिख लिए जिसके मेंस के हैं। जहाँ पे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, उससे रिलेटेड एमसीक्यू कर लिया, उससे रिलेटेड आंसर लिख लिए, ठीक है। ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। अच्छा, हमने आपको बोला कि रीडिंग न्यूज़पेपर में क्या करना है। देखिए न्यूज़पेपर जब आप रीड कर रहे हो तो उसको हम इंटीग्रेट करेंगे स्टैटिक पोर्शन को डायनेमिक पोर्शन से। इंटीग्रेट स्टैटिक सब्जेक्ट विथ न्यूज़पेपर, ठीक है, कि जो हमारा स्टैटिक पोर्शन है उसको कैसे हम न्यूज़पेपर से रिलेट कर सकें, ठीक है। अब जैसे हमने बोला स्टैटिक पोर्शन आपका क्या है, पॉलिटी में आप पढ़ते हो फाइनेंस कमीशन, पॉलिटी अभी आपने पढ़ा है, हो गया है पॉलिटी, अभी नहीं हुआ है, आगे होगा। जब आप फाइनेंस कमीशन पढ़ोगे तो सब बेसिक डिटेल होगा, आर्टिकल 280, फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, 5 साल के लिए करता है, 4-5 मेंबर्स होते हैं, एक चेयरमैन होता है, फंक्शन क्या है, ये सब स्टैटिक हो गया। हमने बोला इंटीग्रेट करिए डायनेमिक से, डायनेमिक से इंटीग्रेट करिए मतलब आप यहीं पे एक पेज डाल देना 16th फाइनेंस कमीशन, और नई नई चीज़ें क्या ऐड की गई है फाइनेंस कमीशन में, क्या नई चीज़ को ऐड किया गया, क्या चेंजेस लाए गए, इसके चेयरमैन कौन है चेयरमैन 16th फाइनेंस कमीशन के, डॉक्टर अरविंद पनागरिया, ठीक है, वो है 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन। तो ये सारी जो डायनेमिक चीज़ें आई है इसको आप कैसे रिलेट करेंगे, ठीक है, इसको कैसे ऐड करेंगे अपने नोट्स में,
ये आपको ध्यान देना है, इंटीग्रेट स्टैटिक सब्जेक्ट विथ न्यूज़पेपर। जो स्टैटिक सब्जेक्ट है उसमें न्यूज़पेपर की चीज़ों को कैसे ऐड करें, इसको इफेक्टिव बनाने, ठीक है। दूसरा, आप यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूज़ को समराइज करेंगे, ठीक है, समराइज करेंगे। समराइज हर न्यूज़ को नहीं, जो आपके एग्जाम पर्पस से इम्पॉर्टेंट है उसको समराइज करेंगे। उसके इम्पॉर्टेंट थीम्स मतलब ये हुआ कि जो जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो आर्टिकल में कवर किए जा रहे हैं उसको एक जगह लिखिए, उसको एक जगह नोट डाउन करिए, जिसको आप अपने आंसर में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट थीम्स को, उस इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को अपने आर्टिकल के जो पार्ट्स हैं उसको आपने जो फोल्डर बनाया है एक, उस फोल्डर में डालने की कोशिश करिए। आप देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पे और आपको बताना चाहूँगा। जैसे आप पढ़ रहे हो, तो अभी आप रैंडम पढ़ रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, ठीक है, आपने साइंस पढ़ लिया, फिर इकॉनमी ऐसे पढ़ोगे। आपको क्या करना है, सिलेबस जब आपने प्रिंट किया तो सिलेबस में हर एक पार्ट, आप में से मैं एक बात बता रहा हूँ, जिसने ये कर लिया, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, जिसने ये कर लिया, आप 50% तो वहाँ पहुँच गए जहाँ आप जाना चाह रहे हैं। आपको क्या करना है, जैसे आपने सिलेबस को प्रिंट आउट कर लिया, हर एक जो GS 1 2 3 4 है, सब में एक एक टर्म मेंशन है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, कहा जाता है, बहुत लोग कहते हैं एवरीथिंग दैट इज अंडर सन कम्स अंडर UPSC, दैट इज नॉट द केस। UPSC हैज़ अ डिफाइंड सिलेबस, ठीक है, डिफाइंड सिलेबस दिया है, उसमें टर्म मेंशन है। GS 1 आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, पेंटिंग जो भी है, ठीक है, वो दिया है। तो जैसे पहले टॉपिक में 4 चीज़ें दी है, आर्ट एंड कल्चर, या लिया है मान लीजिए आर्किटेक्चर, तो आप क्या करो, आर्किटेक्चर का एक 5-6 पेजेस का नोट्स बना लो, जो भी इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है, जिस इंपॉर्टेंट डायनेस्टी के आर्किटेक्चर है, जिस भी इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से मान लीजिए सोसाइटी आप पढ़ रहे हो, सोसाइटी में टर्म दिया है कम्युनलिज्म, ठीक है, रीजनलिज्म, ठीक, सेक्युलरिज्म, ये टर्म दिया, आप कम्युनलिज्म के नोट्स बनाओ। एक काम है आपका, देखिए, नोट्स बनाना नंबर 1, हर एक टॉपिक का नोट्स बनाने के बाद उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, कि कम्युनलिज्म से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और तीसरी चीज क्या करिए, 1 से 2 पेजेस का वैल्यू एडेड मटेरियल, ठीक है, वैल्यू एडेड मटेरियल मतलब क्या, कि आपने कुछ ऐसे पॉइंट न्यूज़पेपर से, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से, या अलग अलग जगहों से निकाले, जिसको आप अपने आंसर में लिख सकते हो। ये 3 चीज़ें आपके पास अगर हैं तो मतलब आपने इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। बात समझ रहे हैं। लेट्स से आपने अर्बनाइजेशन पढ़ा, ठीक है, अर्बनाइजेशन सोसाइटी में है, अर्बनाइजेशन का आपके पास नोट्स है, सब कुछ है, बहुत बढ़िया, ठीक है। आप क्या करोगे, अर्बनाइजेशन से रिलेटेड जो PYQ आए हैं उसको देख लीजिए। ये PYQ आपको आइडिया देगा कि अर्बनाइजेशन के किस किस एस्पेक्ट पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर अर्बनाइजेशन को लेकर वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट कहता है, वर्ल्ड बैंक कहता है कि इंडियन अर्बनाइजेशन इज मेसी, वो एक टर्म यूज करता है। तो ऐसे वर्ल्ड बैंक का जो स्टेटमेंट है उसको लिख दीजिए। अर्बनाइजेशन से रिलेटेड जो डेटा हो गया कि इंडिया में कितना % है अर्बनाइजेशन, किस तेजी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है, वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स क्या कहते हैं, इससे रिलेटेड कोई अगर कमिटी बनी है उसके बारे में आप मेंशन कर दीजिए, ठीक है, बोलिए, है ना। लेट्स से एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से आपने ट्राइबल्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, ट्राइबल्स इंक्लूसिव ग्रोथ जो भी है आपने पढ़ा, वेलफेयर ऑफ ट्राइबल्स। तो जब आप ट्राइबल्स के बारे में पढ़ रहे हो, आपने नोट्स बना लिया ट्राइबल से रिलेटेड, उसके इंपॉर्टेंट कुछ डेटा आप लिखें। फिर ट्राइबल को लेकर गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम है, कौन सी स्कीम है जो आपको करंट अफेयर्स में मिलेगी हाल में, प्रधानमंत्री जनमन योजना, नाम सुना है आप, जनमन योजना बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, बिरसा मुंडा जी का जो बर्थडे था उस टाइम पे लॉन्च किया गया था। फिर ट्राइबल्स को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट कमिटी बनी है, कमिटी जैसे एक कमिटी है उसका नाम है वर्जीनियस जाजा कमिटी, ठीक है, ये कमिटी। तो आपने क्या किया, हर एक टॉपिक का एक नोट्स वगैरह बना के जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ न्यूज़ में दिख रही है उसका 1 से 2 पेजेस का वैल्यू एडेड चीज़ ऐड कर ली यहाँ पे। अगर आपने ये कर लिया हर एक टॉपिक के लिए, मैं करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको प्रिपेयर करना भी बता रहा हूँ, आपने हर टॉपिक के लिए ऐसा कर लिया तो क्या है कि आपको
बहुत बड़ा एज मिल जाएगा। एक चीज़ से आप निश्चिंत हो जाओगे। एक जो कॉमन प्रॉब्लम आती है बच्चों में, वो प्रॉब्लम क्या आती है, सब लोग पढ़ते हैं, साल भर पढ़ते हैं, रोज़ 10 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन सही प्लानिंग से नहीं पढ़ते हैं। क्या करेंगे, आप भी पढ़ रहे होंगे, पढ़ते हैं, ठीक है, अभी ये कर लिया होगा, कुछ आइडिया ही नहीं है सिलेबस का, प्रीवियस ईयर पेपर देखा ही नहीं है, ठीक है, कुछ कमिटी, कुछ रिकमेंडेशंस, जैसे एआरसी का रिपोर्ट होता है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बनाया ही नहीं। नीति आयोग ने इतनी सारी बातें बताई है, हर एक टॉपिक से लेकर ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, ये उससे रिलेटेड कुछ हमारे पास है ही नहीं। तो हमने क्या किया, तो अब लास्ट मोमेंट पे लगता है ये ठीक से नहीं हुआ। तो यही चीज़ जब आप प्लान्ड वे में करोगे बहुत फ़ायदा होगा। आपके जीएस 3 में है इन्वायरमेंट। अब मुझे ये बताइए, आप में कितने सारे लोगों ने अरावली हिल्स को लेकर अभी जो प्रॉब्लम आई है उसको लेकर नोट्स है कि अरावली हिल्स क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका आप कह लो इन्वायरमेंटल इम्पोर्टेंस क्या है, यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट क्या है, अरावली हिल किस किस चीज़ को कवर कर रहा है, ये सब चीज़ों का आपके पास नोट्स होना चाहिए। तो आपका मेंस प्रीलिम्स दोनों कवर होगा। आपने ये अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा ना, हाँ, कि अभी कंट्रोवर्सी हुई थी कि अरावली हिल्स का एक क्राइटेरिया डेफिनेशन चेंज कर दिया, हिल किसको कहेंगे। अरावली हिल कौन कौन से स्टेट्स को कवर करता है, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात, यही चार है ना। हाँ, तो उससे रिलेटेड जो भी कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट क्या है। अब जैसे एक आपके क्वेश्चन आ गया साहेल रीजन से, साहेल आपने सुना होगा ना, साहेल कहाँ है आपका, अफ्रीका में। अफ्रीका में वो जो रीजन होता है डेजर्ट वाला रीजन, सहारा डेजर्ट का, ऊपर डेजर्ट, नीचे उसके ग्रासलैंड होता है, बीच में हम साहेल रीजन कहते हैं। वहाँ ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है। तो साहेल रीजन किससे रिलेटेड है, उसी से मिलता जुलता अरावली में हमने ऐसा एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए क्या करना है, ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, एक नोट्स, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 1 से 2 पेजेस का वैल्यू एडेड मटेरियल। जैसे आपने एआई का नोट्स आपके पास हो गया, वैल्यू एडेड मटेरियल क्या होगा, आगे जो न्यूज़ आ रही है 1 से 2 पेजेस में लिख के आप यहाँ पे कर देंगे, तो आप इससे निश्चिंत हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट थीम्स को और आप यहाँ पे समराइज वगैरह करेंगे, ठीक। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स। और शॉर्ट नोट्स आपके कैसे हों, ऐसे हौच पौच खिचड़ी टाइप से नहीं हो, ठीक है। ये हो सब्जेक्ट वाइज, GS1 ऑर्गेनाइज्ड, GS2, GS3, GS4। अब GS1 के 3 पार्ट्स आप कर सकते हैं, ये हिस्ट्री का नोट, ये सोसाइटी का नोट्स, ये ज्योग्राफी का नोट, इसमें आप कैसे गवर्नेंस का नोट, पॉलिटी का नोट्स। तो आप 4 फोल्डर, बहुत कोई कठिन चीज़ तो है नहीं, 4 कॉपी बनाना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। आप एक कॉपी को डिवाइड करिए, IR से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आया, आपने देखा US और इंडिया का ट्रेड डील हुआ है ना, उस ट्रेड डील में कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए गए, उसके बारे में आप बताइए। आपने आगे 4 एग्रीमेंट, कोमकासा, लेमोआ, ये सब नाम सुना है, बेका, ये US के साथ हमारे कुछ एग्रीमेंट्स हैं, ये न्यूज़ में आते रहते हैं, इसके बारे में देखिए। यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा ट्रेड डील हुआ, उसका 1-2 पेजेस में आपके पास वो होना चाहिए। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए आप इसी तरीके से ये बना लेंगे, समराइज कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप फैक्ट्स एंड फिगर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, फैक्ट्स एंड फिगर्स। अक्सर हमें ये प्रॉब्लम आती है कि इतना सारा फैक्ट, इतना सारा डेटा कैसे याद करें और कहाँ से मिले। तो अभी ही आपके पास ये टाइम है कि जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक्स आते हैं उससे रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स इकट्ठा कर लीजिए। जैसे मैंने आपको AI से रिलेटेड फैक्ट्स दे दिया कि नीति आयोग कहता है कि अगर हम AI को सही से यूज़ करेंगे तो हम अपनी इकोनॉमी में 500 से 600 बिलियन डॉलर्स तक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने बोला 500 से 600 बिलियन डॉलर, या इंडियन इकोनॉमी एम्स टू बिकम 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बाय सो एंड सो ईयर, ठीक है। या आपने बोला कि AI छोड़िए, हमारी इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है वो हम चाहते हैं ये हो, या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डेटा हो गया, या जेंडर गैप से रिलेटेड, या
आपके सर्विस सेक्टर से रिलेटेड कुछ डेटा हो गया। तो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, कुछ नंबर्स, ठीक है, जो आप अपने एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हो, मेंस एग्जामिनेशन में नंबर्स होने चाहिए। कुछ आपके पास डेटा होना चाहिए, कुछ आपके पास फैक्ट्स होना चाहिए। जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट चेंजेस आए तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है इंडिया में, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है इंडिया में, ठीक है, जीडीपी क्या है, हमारे यहाँ पे यूथ जो है उसकी एवरेज एज क्या है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको हमेशा आंसर में यूज़ करनी पड़ सकती है। इंडिया स्किल रिपोर्ट में कुछ बात कही गई, ठीक है, इंडिया स्किल रिपोर्ट ये कह रहा है कि 15 to 16% पीपल जो है लेट्स से वो ग्लोबल एआई वर्कफोर्स के इंडिया में मौजूद है। तो ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स को आप इकट्ठा करोगे, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको नंबर दिलाते हैं। और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ साथ अगर आप यहाँ पे सोर्स को मेंशन कर दोगे तो क्या होगा, आपके नंबर बढ़ जाते हैं, ठीक है, आप एक ऑथेंटिक सोर्स से बता रहे हो। तो हर एक टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड आपके पास फैक्ट्स, फिगर्स और डेटा होना चाहिए, ठीक है। फिर जैसा हमने आपको कहा कि एडिटोरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रीड एडिटोरियल। इसके पॉइंट्स जो हैं वो आपको डाइवर्स, आप कह लीजिए, अंडरस्टैंडिंग देंगे। एडिटोरियल जो है आपको वोकैबुलरी देगा, वहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मिलेंगे और उसको आप अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ये कहा कि न्यूज़पेपर के साथ साथ कोई भी जो इवेंट है उसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस का मतलब है उसके रिलेटेड जो पीछे इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं उसके बारे में आपको पता होने चाहिए, और उससे रिलेटेड आगे जो इवेंट हो रहे हैं या होने वाले हैं उसका। जैसे मैंने आपको बोला चंद्रयान 3 मिशन, तो चंद्रयान 3 मिशन जब आप देख रहे हैं तो आपको चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 का भी पता होना चाहिए, और साथ ही साथ सिमिलर ऐसे मिशंस और कौन कौन सा कंट्री कंडक्ट कर रहा है, या इंडिया ही आगे चंद्रयान 4 कर रहा है तो उसमें क्या किस चीज़ की बात की गई है। तो ये जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और करंट अफेयर्स को आप स्टैटिक सब्जेक्ट से, ठीक है, स्टैटिक सब्जेक्ट्स वगैरह से जोड़ के इसको देखने की कोशिश करिए। आप आज से एक नियम बना लीजिए कि रोज़ कम से कम 1 घंटा आप करंट अफेयर्स पर देंगे ही देंगे। 1 घंटा, 1 घंटा बहुत ज़्यादा नहीं है न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, लेकिन ये जो 1 घंटे वाला आपका हैबिट है, ये 1 घंटे का हैबिट आपका पूरा पूरा तैयारी का कोर्स चेंज कर सकता है। ये 1 घंटे की हैबिट जो है लास्ट के मोमेंट पे आपको बचा सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। नॉर्मली आप देखोगे जनरली लोग सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाते हैं, वो स्टैटिक पोर्शन बहुत अच्छे से करते हैं, करंट अफेयर्स को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं, कहते हैं कि अरे ये तो ठीक है, लास्ट टाइम पे एक मैगज़ीन आएगा, वो है ना, वो लास्ट में एक मैगज़ीन आएगा उसमें सारी चीज़ें दी रहेगी सब्जेक्ट वाइज, उसको पढ़ लेंगे। आप बताइए, आप सोचिए एक मैगज़ीन आ रहा है फरवरी में, वो मैगज़ीन एक एक मैगज़ीन 100-100 पेज का है, आपके पास 7 सब्जेक्ट है, 700 पेज, 600-700 पेज ऐसे हो गए। फिर एक बार वो मई में आएगा, 500-600 पेज ऐसे हो गए। आप उतना पढ़ के उतना रिटेन कर पाएंगे 2 महीने में? कभी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक हैबिट, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप में ज़्यादातर लोग नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट करने वाले हैं, है ना, नेक्स्ट ईयर। तो ये जो समय होता है 12-13 महीने का, ये मोस्ट क्रूशियल होता है, और आपने अगर अभी से अपना टाइम करंट अफेयर्स को डेडिकेट किया, डेडिकेट मतलब क्या कि यहाँ पे आपका 2 चीज़ होना चाहिए। एक, आप न्यूज़पेपर कवर कर लो, ठीक है, 1 घंटे, ज़्यादा नहीं, 1 घंटे। इस 1 घंटे में आपने न्यूज़पेपर को थॉरोली पढ़ लिया, उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको नोट डाउन कर लिया, और आप दे दो 30 मिनट्स, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में, प्रीलिम्स और मेंस के, कि जो आपने पढ़ा है उसी से रिलेटेड, जो अगर किसी प्लेटफॉर्म पे आपको क्वेश्चन मिल जा रहा है उससे रिलेटेड आपने एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, उससे रिलेटेड 1 से 2 आंसर लिख लिए। ये आपने डेली बेसिस पे कर लिया। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, आप लोग असम में बैठे हो, आप कोई दिल्ली, बम्बई, इलाहाबाद, कोई कहीं भी बैठा है, आप उससे बेहतर कर लोगे। ये देखिए बहुत ही आसान चीज़ है, आसान है या नहीं है, बोलिए। बहुत आसान चीज़ है, क्या करना है, 1 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ना है,
30 मिनट क्वेश्चन करना है। मैं गारंटी दे रहा हूँ 90% लोग इसको नहीं करेंगे। हो सकता है जोश में 10 दिन कर लें, 15 दिन कर लें, बट इसको रिटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जिसने, मैं अभी आपको यहाँ कह रहा हूँ, जिसने इस चीज़ को रिटेन कर लिया, ये हैबिट बना ली अपनी, उसका 90% सक्सेस तय है। ये मैं आपको अभी बोल के जा रहा हूँ, मार्क माई वर्ड्स, राइट इट डाउन समवेयर, बट आई एम टेलिंग यू, जिसने, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप 30 के 30 दिन संभव है, 30 डेज पॉसिबल नहीं है ऑफ कोर्स, बट 30 में से अगर आपने कम से कम 25 दिन भी कर लिया, ठीक है, ये एक्सरसाइज, और कंटिन्यूसली 1 साल तक कर लिया, जब तक आप एग्ज़ाम दे रहे हो, यू विल सक्सीड, जस्ट टेक इट फ्रॉम मी, ठीक है। हर एक व्यक्ति शुरू में बहुत जोश में होता है, क्या बात है, मैं तो बस कर ही लूँगा, हो ही जाएगा, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ही है। बट ये क्या होता है, आपने भी देखा होगा, अगर आप लंबे तैयारी में हो तो थोड़े टाइम के बाद जो आपकी समझदारी है, आप शुरू में जब आप आए होगे तो आपका जो पैशन होगा इसको लेकर वो बहुत स्ट्रांग होगा, और अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम होगी, धीरे धीरे आप चीज़ों को समझते होगे। टाइम जैसे जैसे बीतेगा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, आप 5 से 6 घंटे में सब चीज़ें कर लोगे, बट वो जो फायर होता है वो एक्सटिंग्विश होने लगता है, वो जोश होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये अगर आपने मेंटेन रखा 1 साल तक और ईमानदारी से इस प्रैक्टिस को किया तो आपको फ़ायदा होगा। एक चीज़ और क्या करना है कि जैसे आपने पढ़ लिया तो पढ़ने के बाद टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टेस्ट आपको बताता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। मैं स्टैटिक पोर्शन को ही ले लेता हूँ, है ना। अब मान लीजिए आपने पॉलिटी पढ़ लिया, आपने पॉलिटी तो पढ़ लिया, आपको समझ में भी सब आ गया, आपको लग रहा है आपको सब समझ में आ गया, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो आपको माइन्यूट चीज़ें दी रहेंगी कि इसका जो, मान के चलिए टाइम पीरियड 5 साल होता है, वो 5 की जगह 4 कर देगा, आप सोच के कंफ्यूज हो जाओगे कि इसका चेयरमैन का मैक्सिमम एज 70 ईयर्स होता है, 70 की जगह आपको याद आएगा अरे 65 पढ़ा था, है ना। तो जब आप टेस्ट सॉल्व करते हो, टेस्ट सीरीज करते हो, तब आपको रियल असेसमेंट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक टेस्ट सीरीज भी आपके, अगर मैं पूछ सकूं आपसे, तो आप प्रिपरेशन में अभी आए हो, कितना टाइम हुआ है करीब, कितना, अरे पता है ना आप लोगों को कितना, कितना 6 मंथ्स। सबका अलग अलग है क्या, एक ही बैच, अच्छा सबका अलग है, चलो एवरेज निकाल लेते हैं, 4-5 महीने हो गए होंगे, 3 साल देखो 3 साल अच्छा देखो 3 साल में ये किए थे, क्या नाम है आपका, परवेज, परवेज 3 साल में ये वाला एक्सरसाइज किए थे, कभी कभी, है ना, कभी कभी, वो कभी कभी को यहाँ पे प्लीज शांत हो जाइए। देखिए हमने यही एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है कि ये कभी कभी वाले एक्सरसाइज को फ्रीक्वेंटली बना लीजिए, ठीक है, इसको फ्रीक्वेंटली आदत अभी से डाल लीजिए। जब आप देने जाओगे एग्जाम उसके पहले टेस्ट सीरीज, अब मसल मेमोरी जानते हैं, क्रिकेट खेलते हैं आप लोग, हाँ कुछ लोग खेलते होंगे, कुछ लोग कुछ और करते होंगे, तो क्रिकेट में एक मसल मेमोरी डेवलप हो जाती है। उसी तरीके से जब देखिए आप डायरेक्टली एग्जाम में आंसर लिखने जा रहे हो, चैलेंज क्या आता है, चैलेंज ये आता है कि आपके पास 20 क्वेश्चंस हैं, आपने प्रैक्टिस थोड़ी बहुत की है, 5-5 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन ऐसे लिखा है, आप डायरेक्टली एग्जाम में बैठोगे आपके सीधे सीधे 5 से 6 क्वेश्चन छूट जाते हैं। 3 घंटे में आप लिख ही नहीं सकते हो, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया कभी नहीं लिख सकते हो, कम से कम आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और जब आपके 5 से 6 क्वेश्चन छूट गए तो आप सीधे सीधे, अब आपका असेसमेंट होगा सिर्फ 14 क्वेश्चंस में या 15 क्वेश्चंस में, तो आपको तो बाकी लोगों से तो आप ऐसे ही रेस में हट गए, कितना भी बढ़िया आप आंसर लिखेंगे मार्किंग एक एवरेज ही मिलेगा या आधा 1 नंबर ज़्यादा मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, गेट प्लीज़, हाँ यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस जब आप करेंगे और मान के हम ये चलते हैं कि आपने 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, देयर इज नो सच थिंग एज परफेक्ट आंसर, है ना, परफेक्ट आंसर जैसा कुछ नहीं होता। मेरे पास आप लोगों की कॉपी है, ठीक है, सब में थोड़ा बहुत राइटिंग का फर्क है, लिखा सब ने मोर और लेस सेम ही है ना। आप कुछ चीज़ों को, अगर आपने अच्छे से सारे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर लिए तो आपको हर एक क्वेश्चन पे ऑन एन एवरेज लेट से 15 में से 4 या 4.5 नंबर भी मिल जाते हैं, तो आपके सीधे सीधे 20 नंबर ऐसे बढ़ जाएंगे, और वो 20 नंबर आपकी रैंकिंग डिटरमिन कर सकता है, वो 20 नंबर आपको बाकी लोगों पर एज दे सकता है या नहीं।
पहले आपका 15 क्वेश्चन में इवैल्यूएशन हो रहा है। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल, कितने सारे जानने वाले लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, क्वेश्चंस पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाने की वजह से 2 से 3 बार वो मेंस लिख रहे हैं, उनके हर बार 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन छूट जा रहे हैं हर सब्जेक्ट में। और हर सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, हर सब्जेक्ट में अगर आपके 3-3, 4-4 क्वेश्चन छूटे तो 17-18 क्वेश्चन तो ऐसे ही छूट गए। ठीक है, 100 नंबर से आप ऐसे ही पीछे हो गए। 100 नंबर आपको कितना आगे ले जा सकता है? तो ये आदत डालनी है अभी से आंसर लिखने की, टेस्ट देने की, और रेगुलर बेसिस पे हमें करंट अफेयर से अवेयर रहने की। ठीक है, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना। अब जैसे आप क्या है, जैसे मैंने बोला जीएस का आप नोट्स बनाएंगे, ठीक है, मंथली मैगजीन भी एक पढ़िए। देखिए मंथली मैगजीन आपको बाद में यहाँ पे मंथली मैगजीन मिलती है, मंथली नहीं डेली मिलती है, डेली भी तो मिलती है, डीप इनसाइट्स मैंने देखा है। और आई एम, क्या हुआ नहीं पता आप लोगों को? मंथली है ना मैगजीन भाई, मैंने देखा है यहाँ का मैगजीन डेली है, वीकली वीकली है उस पर रिलाई करिए। आपके पसंद का कोई मैगजीन है उस पर रिलाई करिए। मोर और लेस सब में कंटेंट वही रहता है, सबका सोर्स वही रहता है, हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, सब में वही चीज़ मिलेगा। आप उस पर रिलाई करिए और आपको लास्ट में फिर जो है ओवरबर्डन्ड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओवरबर्डन नहीं होना पड़ेगा। तो अभी से इस चीज़ का हैबिट डालिए। सोचिए एक टॉपिक जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, सब्जेक्ट की बात करें, करंट अफेयर्स को अगर एक सब्जेक्ट मान लेते हैं, लेट्स से इट्स अ सब्जेक्ट, ठीक है, तो सब्जेक्ट के टर्म्स में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आता है। और उसी को मुझे यहाँ पता चल रहा है, मैंने सुना है कि आप लोग उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, ऐसा है क्या? ऐसा है ना? बी वेरी ऑनेस्ट विथ मी, आई एम हियर टू चेंज दैट हैबिट, टू ब्रेक दैट हैबिट। ऐसा मुझे पता चला है एंड आई एम वेरी, एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ माई केस। आई हैव बीन टीचिंग करंट अफेयर्स फॉर पास्ट 3 years, मोर देन 3 years। मैं इलाहाबाद में लेता हूँ। मैं आपको एक कंटेंट दिखाता हूँ, देखिए ये मैंने बनाया है, ये जो है ये मैं बनाता हूँ, वहाँ पे देता हूँ। ये मैं क्या करता हूँ ऐसे मंथ में, जैसे मान के चलिए ये मैंने मंथ में 2 या 3 ऐसे बना दिए, तो ये इंडिया आईएमओ का फिर से पार्ट हुआ, स्किल्स कंपटीशन जो भी है, और ये मैं मंथ में 2 से 3, 2 हो गए, 3 हो गए, छोटा छोटा होगा, मान लीजिए 15-20 पेजेस का जो भी है। और आप इससे, सिर्फ इससे, और हर जैसे क्लास के लास्ट में मैं ऐसे क्वेश्चंस देता हूँ, जैसे मैंने आपके लिए ये बना दिया है, तो हर क्लास के लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ मेरे क्लास से जो मैंने लिया है ओवर अ पीरियड ऑफ 1 year, पिछले 3 बार से एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस। और कैसे आ रहा है, मैं कुछ ऐसे थोड़े अलग, वही चीज़ जो अखबार में आता है मैं यहाँ पे बताता हूँ, वही चीज़ जो हम वहाँ पे पढ़ रहे हैं उसको मैं यहाँ पे आके आपके सामने, क्या इसमें क्या कोई नई चीज़ है, मैं कुछ अपने से बना रहा हूँ? नहीं, वही चीज़ जो न्यूज़पेपर में आप देख रहे हो, वही चीज़ जो आप पीआईबी पे देख रहे हो, एग्जैक्ट वही चीज़ है। मैंने बस आपकी सहूलियत के लिए क्या कर दिया कि मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने इसको एक जगह इकट्ठा करके आपको दे दिया कि भैया ये पिछले 10 दिन का अखबार का चीज़ है, इसको लो पढ़ लेना। ठीक है, मैंने कह दिया अच्छा ये बजट का क्वेश्चन है, इसको लो पढ़ लेना। और इससे मैं आपको बता रहा हूँ 20 से 22 क्वेश्चन तो ऐसे आ जाता है इस बार के एग्जाम में, उससे जो मैंने ये क्वेश्चन दिए हैं और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे सीधे सीधे 22 क्वेश्चंस आए हैं। इसीलिए आई एम द मोस्ट एलिजिबल पर्सन टू टॉक ऑन दिस मैटर। ठीक है, इसीलिए अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ऐसा करो तो आप ये करो। समझ रहे हैं आप बात? आपको सीधे सीधे फायदा होगा। आप डेली बेसिस पे अपना कुछ टाइम निकालिए, लेट्स से हाफ एन आवर, 1 घंटा निकालिए और ये करिए। और ये एक्सरसाइज आपका एग्जाम में सिलेक्शन को इंश्योर कर सकती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। तो मैं यही कह रहा हूं कि अभी से वीकली, डेली या मंथली जैसे भी हो, अगर डेली हो तो सबसे अच्छा है, डेली आई वुड से न्यूज़पेपर। मुझे ये बताइए आप लोगों के दिमाग में ये कहां से आ गया कि करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट नहीं है? इतनी समझदारी कैसे आई? किसने ये सलाह दिया? हाँ, अपने से सोच लिया ऐसे? ऐसा क्यों सोचे? ऐसा आपने इसलिए सोचा आपने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखा है। एक चीज़ और जो मैं बताना भूल गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि प्रीवियस ईयर पेपर देखिए। ठीक है,
प्रीवियस ईयर पेपर। मैं आपसे इतना कह रहा हूँ कि आपने लेट्स से सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर देख लिया। मैं कहता हूँ पिछले 5 साल का प्रीलिम्स का, पिछले 5 साल का मेंस का प्रीवियस ईयर पेपर देखो। देखो प्रीवियस ईयर पेपर देखने से आप लोग जो है ना क्या समझते हो पता है, मैंने बहुत लोगों को देखा है वो ये समझते हैं प्रीवियस ईयर पेपर देखने का मतलब जितने 100 क्वेश्चन आए सबको रट लो, ऐसे ही बहुत लोग समझते होंगे। उसमें जो है सबको रट लो, नहीं, वो क्वेश्चंस नहीं रिपीट होंगे जो आए हैं, वो आपको एक अंडरस्टैंडिंग देंगे। वो अंडरस्टैंडिंग ये देंगे कि अच्छा हर बार जो है 15 क्वेश्चन आ जाता है पॉलिटी से, ओके हर बार 20 क्वेश्चन आता है हिस्ट्री से, वो जो 20 क्वेश्चन आ रहा है उसमें नेशनल मूवमेंट का ज़्यादा वेटेज दे रहा है। आपको एक पैटर्न पता चलता है। प्रीवियस ईयर देखने का ये मतलब नहीं है आप उसको याद कर लो। प्रीवियस ईयर देखने का मतलब ये है आप पैटर्न समझो। पैटर्न क्या समझो कि कौन से टॉपिक को ज़्यादा वेटेज दिया जा रहा है। अब जैसे आप में से कुछ लोग होंगे वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं, आप देखोगे वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन, वो मेंस में आता है ज़्यादा से ज़्यादा एक आएगा, 2 आ गया बहुत आ गया तो, और नहीं तो कभी कभी नहीं भी आता है, बिल्कुल भी नहीं आता, ऐसा भी हो सकता है। अब आप में जिसने प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखा और जिसको इसका आइडिया नहीं है वो क्या करेगा, 1 महीने तक वर्ल्ड हिस्ट्री ही पढ़ रहा है। अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो आपको आइडिया होगा अच्छा इस सब्जेक्ट का थोड़ा सा कम वेटेज है, तो ऐसा नहीं है हम इसको छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं, हम इसको भी पढ़ेंगे, लेकिन प्रायोरिटी किसको देंगे, जिस पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिस पे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, उसको प्रायोरिटी देंगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले 3 चीज़ जो है क्या ध्यान रखनी है, पहले आपको आप सिलेबस से अवेयर हो जाओ, अच्छे से अवेयर हो जाओ, पूरा पता चल जाए आपको कि आपके सिलेबस की डिमांड क्या है, आपके सिलेबस में क्या पूछा गया है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जिससे कि आप आगे से कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ो या कोई भी मटेरियल पढ़ो या कुछ भी पढ़ो तो आप उससे कनेक्ट कर सको। अच्छा ये GS3 का पार्ट है, अच्छा ये गवर्नेंस का पार्ट है, गवर्नेंस में देखेंगे। दूसरा क्या करना है कि हमें प्रीवियस ईयर पेपर देखना है। प्रीवियस ईयर पेपर ऐसे देखना है कि हमें 5 साल के या 10 साल का, 10 साल करो तो बहुत अच्छा है, 10 साल के पेपर का ट्रेंड को एनालिसिस करना है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और उस सब्जेक्ट में भी किस पर्टिकुलर टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उस टॉपिक को ज़्यादा वेटेज है। अब आपने देखा हिस्ट्री, हिस्ट्री में है स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम है 500 पेजेस का, तो आप 500 का 500 पेज पढ़ने थोड़े ही बैठोगे कि पढ़ते हैं, नहीं। आप देखोगे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद ज़्यादा नहीं पूछा है, तो हमको एडवेंट ऑफ यूरोपियन से लेके 1947 उसमें नेशनल मूवमेंट, गांधीयन मूवमेंट, इस पे ज़्यादा ध्यान देना, समझ रहे हैं। और तीसरी चीज़ उसके बाद क्या है, करंट अफेयर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और करंट अफेयर्स को इस तरीके से पढ़ना है कि हम इसको इंटीग्रेट कर सकें। इंटीग्रेट किस चीज़ से, अपने स्टैटिक सब्जेक्ट से इंटीग्रेट कर सकें, हम कनेक्ट कर सकें कि अगर हम ये हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो ये हिस्ट्री के किस पार्ट में आ सकता है। हमने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने चोला एम्पायर का 1000 साल पूरा हो गया, क्यों, क्योंकि शैलेंद्र डायनेस्टी को उन्होंने हराया था, 1000 साल हो गए उसके चोला एक्सपेडिशन के। तो आपके लिए चोला एम्पायर इस बार के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो न्यूज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, बट चोला एम्पायर को आपको स्पेशली फोकस करना है, क्योंकि चांसेस ये हैं कि चोला एम्पायर न्यूज़ में आया है तो चोला एम्पायर से रिलेटेड पूछते। आपने एक INS इंडियन नेवल शिप कौंडिन्या, इसका नाम सुना है किसी ने, किसी ने प्लीज बताइए, किसी ने तो बोला सुना है, कौन है, सुना है, प्लीज कुछ बता सकते हैं उसके बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन से कौंडिन्या, कौंडिन्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के काफी बाद का है। कौंडिन्या नाम के एक नाविक थे जो यहाँ से, कौंडिन्या से ही कंबोडिया बनता है। आपने कंबोडिया देश के बारे में जानते हैं, कौंडिन्या नाम के एक नाविक थे यानी सेलर थे जो यहाँ से गए थे कहाँ पे, कंबोडिया, और कंबोडिया में वहाँ पे जाके उन्होंने वहाँ की रानी को हराया, रानी को हरा के उनसे विवाह किया, शादी की, शादी करने के बाद उन्होंने नई डायनेस्टी बनाई, तो ये INS कौंडिन्या लॉन्च किया गया। तो आपके लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। INS कौंडिन्या है क्या, कौंडिन्या एक ऐसा शिप बनाया गया है जिसमें किसी भी तरीके के मेटल का नहीं यूज़ किया गया है, पुरानी टेक्नोलॉजी, जहाँ पे आप लकड़ी का और नारियल की रस्सी का यूज़ करके आप एक नाव बना रहे हो, तो इसके बारे में भी जानना है। और कौंडिन्या कौन थे, किस डायनेस्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। कौंडिन्या कंबोडिया से मिलता जुलता है ना, जैसे जैसे आपका
सुकरात कहते हैं हिंदी में सोक्रेटिस को, है ना। उसी तरह कौंडिन्य, तो इन्होंने जाके कंबोडिया की उस डायनेस्टी का वो किया था, वहाँ की रानी के साथ मिलके, नागा डायनेस्टी की रूलर थी। तो इसके बारे में हमको जानना है, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि रिलेट करना प्रेजेंट चीज़ को हिस्ट्री से और आगे इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो इन चीज़ों पे आपका मेन फोकस रहेगा कि आप डेली बेसिस पे एक न्यूज़पेपर देखेंगे और साथ ही साथ अगर कोई मंथली मैगजीन या आपका कोई मैगजीन हो तो उसको भी देखते रहेंगे। और मैगजीन में आप एमसीक्यूज और 1 से 2 आंसर लिख के, यहाँ पे आंसर कोई चेक करता है आपके, ये जो आप जनरल आंसर लिखते हो, अगर नहीं है तो उन्हें दिखा दीजिए या सेल्फ इवैल्यूएट कर लीजिए या उसके मॉडल आंसर से इवैल्यूएट कर लीजिए। ये एक्सरसाइज करिए वीक में। अगर आप 4 से 5 दिन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप 7 दिन करो, आप अगर ये 4 से 5 दिन भी करोगे तो आपके बाकी लोगों के ऊपर एज मिल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी लिख के दे रहा हूँ 90% लोग इतना भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए पता है हमें, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये चीज़ आसान नहीं होती है। थोड़े टाइम के बाद आप बोर हो जाओगे, अरे सब समझ आ रहा है, हो ही रहा है, क्या छोड़ो इसको जाने दो, सब्जेक्ट पढ़ते हैं उससे आएगा ज़्यादा, है ना। तो ये चीज़ें जो है ये आवश्यकता होती है। जो चेंजेस अगर आप थोड़े लंबे टाइम से कर रहे हो, ये सारे चेंजेस करिए, आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। अब देखिए मैं आपको 1-2 टॉपिक्स बताता हूँ जो आपके एग्ज़ाम पर्पज से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा ही पूछा जाता है, इसमें से कोई एक ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स। अब जैसे ब्रिक्स हो गया, ब्रिक्स समिट हर साल होता है ना। तो ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ, उसका थीम क्या है, ठीक है, उसका मेन उस ब्रिक्स समिट में जैसे जोहानिसबर्ग डिक्लेरेशन हुआ, तो जोहानिसबर्ग या कजान डिक्लेरेशन हुआ, तो उसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या हुई, इसके बारे में जानना। ये प्रीलिम्स पर्पस प्लस मेंस पर्पस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। किसी को अप्रोच कर रहे हैं तो कैसे, देखिए एक प्रीलिम्स पर्पस के लिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि ये जो ब्रिक्स समिट है किस नंबर का था, लेट्स से 18th ब्रिक्स समिट है, इसका थीम क्या था, इसको चेयर कौन कर रहा था, इसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें की गई और कुछ इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशंस हुआ, वो आपके प्रीलिम्स पर्पस। मेंस पर्पस के लिए क्या है, आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स कैसे एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कर रहा है ग्लोबल साउथ कंट्रीज के लिए। ब्रिक्स कंट्रीज जो है कैसे यूएस का ऑल्टरनेटिव होगा, या आपसे कहा जा सकता है कि ब्रिक्स कंट्री जो है वो डॉलर, जैसे आप दे रहे हो, इन्होंने कहा है कि हम अपना करेंसी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अडॉप्ट करेंगे, तो कैसे डॉलर की को रिप्लेस कर सकता है, स्ट्रेटेजिकली इसका क्या इंपॉर्टेंस है ब्रिक्स का, इसके बारे में आपको जानना है। तो इन दोनों पर्सपेक्टिव से देखना है। ब्रिक्स के बाद आपका G20, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट समिट्स, है ना। तो G20 समिट हो गया। SCO, सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कितने मेंबर्स हैं एससीओ में, 11 मेंबर्स हैं, है ना। तो 11 मेंबर्स आपने देखा, सबसे नया मेंबर जिसको ऐड किया गया कौन सा है, बेलारूस। कौन सा, तैमूर नहीं, तैमूर अभी मेंबर नहीं बना है, आप तैमूर की बात कर रहे होंगे। और किसने क्या कहा था, किसी और ने कहा था, कुछ और कहा था, पीछे आंसर दीजिए प्लीज। बेलारूस है ना लेटेस्ट कंट्री, 11th मेंबर जो एससीओ का बना है। सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पहले नाम क्या था, शांघाई +5। तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसके कितने मेंबर्स हैं, कौन सा रिसेंट मेंबर ऐड हुआ है, ये वो चीज़ें हैं जो हर साल आपकी न्यूज़ में आती हैं, है ना। और आसियान समिट, आसियान समिट, अब ये जो आसियान समिट है वो इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके क्या कितने मेंबर्स हैं, बैंकॉक डिक्लेरेशन से ये बना, ये सब बातें बहुत ज़रूरी है ना। ये सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे हमने बात किया, मान के चलिए हमने बात किया यहाँ पे डेनमार्क इशू, वेरी इंपॉर्टेंट, डेनमार्क। अब आपने देखा होगा कि यूएस क्या चाह रहा है अभी के टाइम में कि डेनमार्क को यूएस का पार्ट बना लिया जाए। और सॉरी डेनमार्क कह रहा हूँ मैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ग्रीनलैंड, हाँ ग्रीनलैंड, क्योंकि ग्रीनलैंड किसका पार्ट है, डेनमार्क का पार्ट है, इसीलिए मेरे दिमाग में डेनमार्क आ गया। तो ग्रीनलैंड को इसका पार्ट बना लिया जाए। अब ग्रीनलैंड को इसका पार्ट बना लिया जाए, आपको पता है डेनमार्क का पार्ट है ये, और डेनमार्क किसका मेंबर है,
नेटो का, नेटो का, नेटो। अब आपको जानना है कि नेटो कंट्रीज क्या है। नेटो कंट्रीज में आप जानते हैं कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो कंट्रीज यूएस और यूएस के साथी देशों का एक मिलिट्री अलायंस है ना। नेटो कंट्रीज का एक आर्टिकल होता है, उसको बोलते हैं आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर एक नेटो देश पे अटैक होता है मतलब सारे नेटो देश में सब मिलके हमला करेंगे, है ना। क्या नेटो का आर्टिकल 5 आज तक कभी इन्वोक किया गया है, कभी यूज किया गया है? अफगानिस्तान में किया गया था, किस टाइम पे? 24, 22। अच्छा, नहीं आपने अफगानिस्तान का कहा जब 9/11 अटैक हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ था, ध्यान होगा आप लोगों को। 9/11 जो अटैक हुआ था वो एकमात्र सिर्फ एक बार नेटो को इन्वोक के आर्टिकल 5 को इन्वोक किया गया था। आर्टिकल 5 ये कहता है कि नेटो के एक कंट्री पे अटैक मतलब सब देशों पे अटैक, यूएस के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक मतलब सभी देश पे अटैक। तो वहाँ पे आर्टिकल 5 को सिर्फ एक बार इन्वोक किया गया। तो आर्टिकल 5 है क्या, इसको इन्वोक कैसे किया, क्यों किया गया और एक ही बार किया गया। फिर नेटो कंट्रीज के मेंबर्स, पिछली बार आपसे मेंबर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया गया था। अब नेटो कंट्रीज से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, फिर ग्रीनलैंड जैसे पूछ दिया तो मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ग्रीनलैंड का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, ग्रीनलैंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। हाँ कि हाँ, यहाँ पे ऑयल है, मिनरल्स पाया जाता है, स्ट्रेटेजिक बेस है, आर्कटिक ओशन से कनेक्टिविटी देता है, तमाम तरीके की चीज़ें हैं। और ये ग्रीनलैंड जो है पहले यूएस का बेस हुआ करता था, उसको कहते थे थूल एयर बेस, है ना। तो ये इसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को जानना है। फिर उसी तरीके से आपने बहुत बार नाम सुना होगा इंटरपोल का, ठीक है, इंटरपोल। अब इंटरपोल में आप देखोगे कि न्यूज़ में आ रहा है कि इंटरपोल ने क्या किया, सिल्वर नोटिस जारी किया। सिल्वर नोटिस ये एक नए टाइप का नोटिस है। आपने सुना होगा ना, रेड नोटिस, ग्रीन नोटिस, येलो नोटिस, ब्लैक नोटिस, अलग अलग कलर का नोटिस होता है। हर नोटिस का, हर एक कलर का अपना एक मीनिंग होता है। हर कलर को हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि सिल्वर नोटिस न्यूज़ में आया तो सिल्वर नोटिस क्या होता है, जैसे सिल्वर नोटिस क्या होता है, अगर किसी ने फाइनेंशियल फ्रॉड किया तो उस फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए सिल्वर नोटिस, ये नया एक कलर नोटिस इशू किया गया। तो इंटरपोल क्या है, सिल्वर नोटिस क्या है, गाज़ा पीस प्लान, गाज़ा पीस प्लान। अब आप गाज़ा पीस प्लान को देख रहे हो, तो गाज़ा पीस प्लान में बोर्ड ऑफ पीस एक नई बॉडी बनाई गई है, आप सबने सुना है बोर्ड ऑफ पीस। तो ये बोर्ड ऑफ पीस क्या है, बोर्ड ऑफ पीस को हेड कौन कर रहा है, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट। आपने फिर H1B वीज़ा के बारे में सुना है, H1B वीज़ा को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। तो H1B वीज़ा का रूल क्या है, H1B वीज़ा जो है किसको दिया जाता है, या H1B वीज़ा में सबसे ज़्यादा इंडियंस हैं तो इसके क्या रूल होते हैं, क्या रूल में चेंजेस लाए गए। तो ये हर एक चीज़ जो आप न्यूज़ में देख रहे हो इस तरीके की, ये इंटरनेशनली ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। मैं IR की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए आपने ले लिया एक सब्जेक्ट पॉलिटी। अब आपने पॉलिटी देखा तो पॉलिटी में आपने अभी अपने असम से ही रिलेटेड है NRC, आप सब जानते हैं NRC हमेशा न्यूज़ में आ रहा है, NRC, NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये सब चीज़ें ज़रूरी है। फिर आपके यहाँ पे सेंसस कंडक्ट होने वाला है, इससे बहुत क्वेश्चन आए हैं, सेंसस और डीलिमिटेशन कमीशन। ये आपके, यही हम कह रहे हैं ना कि किस तरीके से स्टैटिक को डायनेमिक से आप जोड़ेंगे। डीलिमिटेशन कमीशन ये आपके पॉलिटी में दिया है, लेकिन हमेशा न्यूज़ में आता है। तो ये सेंसस क्या है, कब पहली बार हुआ था, कितनी बार हो चुका है, पर्पस क्या है, कैसे किया जाता है, डीलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, इस सब से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आपने एक और चीज़ देखा, वक्फ बोर्ड को लेकर एक रूल नया लाया गया वक्फ बोर्ड को लेकर। तो वक्फ बोर्ड क्या होता है, बेसिक आइडिया तो सबको होगा वक्फ क्या होता है, बट उसके रूल क्या है, उसमें स्पेसिफिक बातें क्या की गई, इसमें चेंजेस क्या क्या किए गए, वो जानना। फिर आप सबने इसका UAPA का, हमारे असम से ही रिलेटेड है ये भी, UAPA। आपने दो लोगों का नाम सुना होगा, एक उमर खालिद और शर्जील इमाम, सुना होगा, है ना। अब इन दोनों को UAPA के केस में, UAPA क्या होता है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, इन दोनों को
यूएपीए के केस में जेल में डाल दिया गया था और यूएपीए में बेल मिलना बड़ा कठिन होता है। जैसे शर्जील इमाम यही असम में आकर कहा था कि भाई नॉर्थ ईस्ट से असम को काट देंगे, ठीक है, फिर इंडियन आर्मी कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट दिया था। तो आपको ये जानना है कि यूएपीए क्या है। यूएपीए में इतने स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हैं कि अगर आपने कुछ लिख भी दिया, कुछ सिंबल के जरिए भी किया, तो वो यूएपीए में कवर हो जाता है। यूएपीए के इंपॉर्टेंट केसेस, जैसे एक केस होता है के नजीब केस। इस के नजीब केस में सुप्रीम कोर्ट का एक केस है, उसमें यह कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर यूएपीए में कोई व्यक्ति पकड़ाया है, उसको बेल नहीं मिल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको बेल दे सकता है। लेकिन हमने अभी रिसेंट टाइम्स में देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने के नजीब केस को बाईपास करके एक नया रूल लेकर आए। उस नए रूल में ये कहा कि अगर फाइनेंशियली, जैसे उन्होंने ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, फाइनेंशियली इन लोगों ने, ये मास्टरमाइंड्स थे इसके, उमर खालिद और शर्जील इमाम, है ना, दिल्ली में जो राइट हुआ उसके, तो कहा कि मास्टरमाइंड है। तो उन्होंने कहा कि मास्टरमाइंड एक होना और एक जो नीचे से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करा है, उसमें 5-6 लोग और थे, बाकी 5 लोगों को बेल दे दिया, इन दोनों को नहीं दिया। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट एक नया डिस्टिंक्शन लेकर आई। क्या डिस्टिंक्शन लेकर आई कि मास्टरमाइंड को अलग ट्रीटमेंट, नीचे के लोग हैं जो उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसके साथ थोड़ा लीनियंट रहेंगे, है ना। तो उस जजमेंट में क्या क्या बातें कही गई, उस जजमेंट को जानना। फिर यूएपीए से रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस क्या है, यूएपीए होता क्या है, ये क्यों आया, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। यूएपीए कब आया था बताइए, कोई आइडिया। यूएपीए के तो अभी इसमें टेररिज्म को हाल में जोड़ा गया था यूएपीए में। बट आपने नक्सलवाड़ी मूवमेंट सुना है, नक्सलवाड़ी जो चारू मजूमदार का मूवमेंट था, वहाँ से ये यूएपीए का कॉन्सेप्ट आता है। उसमें टेररिज्म को अभी हाल में जोड़ा गया है। इससे पहले होता था पोटा, ठीक है, पोटा और टाडा, उसको इल्लीगल घोषित कर दिया गया। तो ये यूएपीए क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, कैसे बना यूएपीए, ठीक है, इसमें मतलब हिस्ट्री इसकी क्या है, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, बेल के क्या प्रोविजन है। अब ये इसलिए, ऐसे तो दुनिया में करोड़ों चीज़ें हैं, है ना, सब नहीं जानना है आपको। पिछले 1 से 1.5 साल में ये जो चीज़ें न्यूज़ में आ रही है वो जानना है। क्यों? क्योंकि यूएपीए न्यूज़ में आया है, इसलिए आपको जानना है। क्यों ये जानना है? वक्फ बोर्ड, क्योंकि इसमें चेंजेस किए गए। सेंसस क्यों जानना है? 2026 में हम शुरू कर देंगे सेंसस। हाँ, एनपीआर एनआरसी क्यों जानना है? ये हमेशा न्यूज़ में चल रहा है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ है, इसलिए ये जानना है, ठीक है। उसी तरीके से जैसे लेटरल एंट्री हो गया, ठीक है, आपके बगल में मणिपुर का इशू, कुकी मैते वाला, है ना, मणिपुर का इशू नेशनल न्यूज़ है। तो आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी है। क्यों जाननी है ये? क्योंकि न्यूज़ में है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, एफसीआरए। हम है तो बहुत चीज़ें, बट यही क्यों जाननी है? क्योंकि ये पिछले कुछ समय से न्यूज़ में आई है ना। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सारी बातें नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको कुछ दे के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ें न्यूज़ में रही हैं फ्रीक्वेंटली, तो इससे रिलेटेड हमको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। तो अब उसी तरीके से आप जैसे मान के चलिए, हमने फिर इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, देखो इकोनॉमिक्स में आप बेसिक चीज़ को पढ़ लो जो आपके बुक है, और एक आप बजट देख लो ढंग से, और इकोनॉमिक सर्वे देख लो, इकोनॉमिक सर्वे देख लो, इसको देख लीजिए, ठीक है। ये आपका मेजर चीज़ों को कवर कर देगा इकोनॉमिक्स का। फिर बाकी जो जैसे न्यूज़ आ रही है कि भाई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसमें कुछ चेंजेस लाए गए, क्या चेंजेस लाए गए, फाइनेंस कमीशन ने नया रिकमेंडेशन दिया, तो क्या रिकमेंडेशन दिया, इस सब चीज़ों को हमको जानने की ज़रूरत है। फिर वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स। हर साल प्रीलिम्स में आपके कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स पर, ठीक है। आपके मेंस में आपको इसको कोट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, अटल पेंशन योजना। अब आपने देखा अटल पेंशन योजना को गवर्नमेंट ने उसको एक्सटेंड कर दिया 2030-31 तक, और ये खबर है अभी 1 महीने पुरानी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अटल पेंशन योजना का टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया, तो अटल पेंशन योजना आपके लिए ज़रूरी हो गया। कोई स्कीम उसके 10 साल पूरे हो गए, वो आपके लिए ज़रूरी हो गया। आप मनरेगा, है ना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, गवर्नमेंट ने इसको रिप्लेस कर दिया किस चीज़ से?
हाँ, VBG राम जी बिल करके एक बिल लेकर आए हैं, ठीक है, कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो है वो देने के लिए। फिर आपने ये देखा कि अभी गवर्नमेंट जो है एक शांति एक्ट लेकर आई है। शांति एक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है? न्यूक्लियर, हाँ, न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन, फॉरेन प्लेयर्स को इसमें अलाउ कर रहे हैं, इसके क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। तो ये जो शांति एक्ट है ये आपके लिए ज़रूरी हो गया। आपने देखा नोबेल प्राइज़ के बारे में, नोबेल प्राइज़ मिला, तो अब जो नोबेल प्राइज़ मिला केमिस्ट्री में, तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट आपको जानना है। आपको जानना है क्वांटम टनलिंग क्या होता है, क्योंकि उस पर नोबेल प्राइज़ मिला। आपने देखा फिजियोलॉजी का नोबेल प्राइज़ मिला है इम्यूनिटी के लिए, है, तो उसमें क्या बातें की गई। इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़, ठीक है, पीस और उसमें तो बेसिक चीज़ें लिटरेचर में बस वो फैक्ट के लिए, बट ये बाकी के जो 4 हैं उससे रिलेटेड हमको कॉन्सेप्ट जानना है। क्रिप्टो करेंसी के लिए यूएस एक जीनियस एक्ट करके एक्ट लाया है, जिसमें क्या है कि वो क्रिप्टो करेंसी को एक तरीके से लीगलाइज करने के लिए। तो ये जीनियस एक्ट न्यूज़ में आया, तो ये क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी बिल क्या है। तो इस सभी चीज़ ये जो न्यूज़ में आ रही है ये आपके लिए ज़रूरी हो जाती है। और रिपोर्ट्स, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हो गए। अब जैसे देखिए हर साल गवर्नमेंट क्या करती है, 1-2 रिपोर्ट्स निकालती है, जैसे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है, जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक, जैसे हमने IMF की रिपोर्ट के बारे में बताया, ठीक, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, जो पिछले कुछ टाइम में इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आए हैं उसमें 2-3 चीज़ें कि वो रिपोर्ट को नंबर 1 रिलीज़ कौन कर रहा है, उस रिपोर्ट को रिलीज़ कौन कर रहा है, उस रिपोर्ट में इंडिया की क्या पोजीशन है, ठीक है, इंडिया की क्या पोजीशन है, और उस रिपोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये आपको जानने होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मतलब क्या, टॉप पे कौन है, बॉटम पे कौन है, ट्रेंड क्या पता चल रहा है। तो रिपोर्ट से एक क्वेश्चन आता ही आता है, कभी नहीं आया वो एक्सेप्शन हो जाएगा, बट एक क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आता ही आता है। इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उसको रिप्लेस कर दिया गया। अब कौन सा रिपोर्ट होता है, बी रेडी, बिजनेस रेडी रिपोर्ट। अब ये वर्ल्ड बैंक लाता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को डिसकंटिन्यू। आपने सोवरिन क्रेडिट रेटिंग के बारे में सुना होगा, जैसे आपने फिच, मूडी, स्टैंडर्ड एंड पुअर, इसका नाम सुना है। फिच, मूडी, स्टैंडर्ड एंड पुअर, ये 3 क्या है, रेटिंग एजेंसीज हैं। कोई भी कंट्री को रेटिंग देती है ना, सोवरिन क्रेडिट रेटिंग कहते हैं कि ये कंट्री अगर लोन ले रही है तो चुका पाएगी या नहीं चुका पाएगी, इसमें इन्वेस्ट करना कितना सेफ है या नहीं है, इसको सोवरिन क्रेडिट रेटिंग कहते हैं। और 3 इंपॉर्टेंट एजेंसीज होती है, स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडी और फिच, ये 3 ग्लोबल एजेंसी होती है। तो अभी हमने क्या देखा, पिछले कुछ टाइम में इंडिया की जो रेटिंग है उसको इम्प्रूव कर दिया गया। बी माइनस था, उससे बी कर दिया, तो ये इम्प्रूवमेंट हमको देखने को मिला। देखिए मैं आपको बस एक आइडिया दे रहा हूँ, आप उसके लिए परेशान ना हो, चीज़ छूट जा रही है, आपको सूनर और लेटर कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो आपने ये देखा कि रेटिंग इंडिया की इम्प्रूव कर दी गई, बी माइनस से बी कर दिया गया। तो क्रेडिट रेटिंग क्या होता है ना, इंडिया की रैंकिंग जो स्टेबल हुई उससे क्या फ़ायदा होगा, तो इसका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनना चाहिए। और ये अंडरस्टैंडिंग कैसे बनेगा, अखबार पढ़ के, ठीक है, अखबार पढ़ के। अखबार आप पढ़ना शुरू करिए, ये सारे, एक तो क्या होगा, आपको धीरे धीरे चीज़ों का पता चलना शुरू होगा। आपको जो लग रहा है अभी चीज़ कि अरे पता नहीं सोवरिन क्रेडिट रेटिंग क्या है, ये क्या बात हो रही है, कुछ नहीं, वहाँ आपको स्टोरी के फॉर्म में बताएगा। और अगर नहीं भी समझ आ रहा है उस टाइम पे, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो इतनी बार न्यूज़ में आ जाएगा कि आप खुद समझ जाओगे। आप ये बताइए, जैसे इजराइल का आप इशू देख रहे हो, इजराइल पैलेस्टीन पे लगातार हमला कर रहा है, आपको एक बेसिक आइडिया है, मतलब उसमें क्या हो रहा है थोड़ा सा आइडिया होगा, है ना, सुनते सुनते। आपने शायद हिस्ट्री में या कहीं नहीं भी पढ़ा है इजराइल का केस, या नहीं भी पढ़ा तो भी आपको एक आइडिया होगा कि हो क्या रहा है वहाँ पे। तो आप ऐसे न्यूज़ पढ़ते रहोगे तो आपको बैकग्राउंड का पता चल जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, न्यूज़ पढ़ना कंटिन्यू करें।
तो यहाँ पे रिपोर्ट्स एक हो गया। फिर रिसेंट में जैसे कुछ ऑपरेशंस होते हैं, आपने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के बारे में सुना है? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व क्या है? यूएस ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया, यही किया ना, किडनैप कर लिया, किडनैप ही किया है और कुछ नहीं कहेंगे उसको, ठीक है, किडनैप ही किया है। यूएस बहुत ही, जिसको बदमाश देश कहते हैं वो है, और सच में है, हर तरीके का इलीगल काम करेगा, है ना, और जब उस पे जब वो देखेगा आप तो मतलब जब क्या करेगा, हर चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए डेमोक्रेसी का नाम देके हर गलत काम करेगा। सद्दाम हुसैन को मारना था तो बोल दिया कि ये न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, ठीक है। इसमें मैं सद्दाम हुसैन की कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, वो डिक्टेटर था, वो अलग मसला है, लेकिन बात ये है कि हर अपने, उसको गद्दाफी को मारना था तो उसने वहाँ जस्टिफाई कर दिया, ठीक है। आपने देखा इजराइल में वो हो रहा है, रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई। यहाँ पे सॉरी पैलेस्टीन में जो हो रहा है रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई। वेनेजुएला में उसके राष्ट्रपति को इलीगली किडनैप कर लिया। हर तरीके का गलत काम जो है वो यूएस करता है। यूएस इज़ वन ऑफ द वर्स्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द वर्स्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन यही है कि पावर है, अब पावर है, कैपेबिलिटी है, तो कोई कुछ नहीं कह पाता है। आप देखेंगे कि मुस्लिम कंट्रीज भी कुछ नहीं कहेंगे, ना तो सऊदी अरेबिया कहता है ना यूएई कहता है, ठीक है। क्यों नहीं कहता है? क्योंकि यूएस इनको हथियार बेचता है। तो यहाँ पे इनकी जो मोरालिटी आप देखोगे यूएस की, वो इसकी पावर के पीछे सारी चीज़ें ढक जाती है, वरना जितने गलत काम, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये जो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, करंट अफेयर से जोड़ के देखते हैं। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, इसमें वेनेजुएला को किडनैप किया गया, राष्ट्रपति को किडनैप किया गया, है ना। ये जो किडनैप किया गया, वहां पे एक डॉक्ट्रिन आया, उन्होंने बोला कि इसके कौन सा, मोनरो डॉक्ट्रिन, वेरी गुड, मोनरो डॉक्ट्रिन। ये जो है मोनरो डॉक्ट्रिन, तो अब आपको ये जानना है कि मोनरो डॉक्ट्रिन क्या होता है, ठीक है। देखिए कुछ लोग बहुत अवेयर हैं, आई एम वेरी हैप्पी टू सी, ठीक है, कि आप में कुछ लोगों को पता है मोनरो डॉक्ट्रिन। ये मोनरो डॉक्ट्रिन 1800 का डॉक्ट्रिन है, वहाँ के राष्ट्रपति थे मोनरो करके। वो मोनरो राष्ट्रपति थे, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने बोला था कि जो ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है वो अमेरिका का इन्फ्लुएंस रहेगा। और आप जानते हो उस टाइम पे यूरोपियन कंट्रीज इंटरफेयर करते थे अमेरिका में, तो उस टाइम पे इसका मतलब ये था कि हम दूसरे कंट्रीज इंटरफेयर ना करें, उसके लिए। अब इस डॉक्ट्रिन का मिसयूज करके क्या किया जा रहा है, यूएस बाकी के देशों पे अपना वो कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इस मोनरो डॉक्ट्रिन का दुरुपयोग करके, गलत इस्तेमाल करके यूएस ने पनामा के राष्ट्रपति को किडनैप किया। एग्जैक्ट अभी से 30 साल पहले ठीक यही, ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति को क्यों किडनैप किया गया? क्या यूएस ने क्या एक्सक्यूज दिया था कि ये, हाँ, कि ड्रग्स के उसमें यूएस में सपोर्ट करा। एग्जैक्ट सेम यही एक्सक्यूज देके आज से ठीक 30 साल पहले, एग्जैक्ट डेट ठीक 30 साल पहले पनामा के राष्ट्रपति को किडनैप किया था यूएस ने, यही हवाला देके। उसके पहले उन्होंने 50 से ज़्यादा बार साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में क्या किया है, इंटरफेयर किया है, वहाँ पे तख्ता पलटा है, वहाँ के साउथ अमेरिकन जो प्रेसिडेंट थे उसको ओवरथ्रो किया है। तो ये मोनरो डॉक्ट्रिन क्या है, मोनरो डॉक्ट्रिन के बारे में आप जानेंगे कि मोनरो डॉक्ट्रिन क्या है, इसमें क्या बातें कही गई, ठीक है। अभी के टाइम पे ये क्यों आया, डोनाल्ड ट्रंप ने इसको नया नाम दिया था, क्या, डोनरो डॉक्ट्रिन, ठीक है। तो थोड़ा सा ही अनस्टेबल मैन, तो कुछ भी ठीक है, डोनरो डॉक्ट्रिन, अपने डोनाल्ड नाम से डोनरो कर दिया होगा, तो डोनरो डॉक्ट्रिन। तो ये मोनरो डॉक्ट्रिन क्या, एब्सोल्यूट रिजॉल्व। आपने देखा होगा ऑपरेशन राइजिंग लायन, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, ये सब चीज़ें जो आप इजराइल में, ईरान के केस में देख रहे हो उसके बारे में। फिर थोड़ा सा आपको, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन में ईरान में भी आप देख रहे हो रेवोल्यूशन जैसा चल रहा है, तो ईरानियन रेवोल्यूशन क्या था, क्यों हुआ, उसके बाद क्या चेंजेस आए, तो ये सब चीज़ों को आपको देखते रहना है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे कहने का बस आपसे इतना मकसद है कि आप एक स्टार्ट करिए। और मैं अभी, लेट मी गिव इट इन राइटिंग टू यू इफ़ यू वांट, आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन हियर। अगर आपने इस सब्जेक्ट को लाइटली लिया तो प्लीज़ फॉरगेट अबाउट दिस करंट अफेयर्स को, ठीक है। आपको इसको बहुत ही सीरियसली लेना है और एक वेल प्लान्ड वे में, एक स्ट्रेटेजिक वे में, जिसका होता है
और जिसका नहीं होता, उसमें ये डिफरेंस कर देता है करंट अफेयर। स्टैटिक पोर्शन सब लोग ये समझ के पढ़ते हैं कि हाँ पॉलिटी से क्वेश्चन आएगा, हिस्ट्री से आएगा, वो सब लोग पढ़ लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दे देते हैं, और कुछ लोग कहते हैं लास्ट में जब मैगजीन आएगा तब पढ़ेंगे। वो जो लास्ट का मोमेंट होता है उस पर इतना ज़्यादा बल्क में चीज़ें हो जाती है, 1000-2000 पेजेस आपके पास हो जाएंगी, आप उसको कभी नहीं पढ़ पाएंगे। तो ज़रूरत क्या है, शुरू से अभी से आदत डालें, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़िए। आप में कितने लोग अखबार पढ़ते हैं, हाथ उठाइए। जो नहीं पढ़ते हैं वो उठाइए, और थोड़ा हौसले से उठाइए, पूरा ऐसे, हाँ ठीक है। तो किस चीज़ का इंतज़ार है, कब से शुरू करेंगे? आप लोग को मैं ये कहूँगा कि जल्दी से जल्दी प्लीज़, अभी आप नेक्स्ट ईयर देने जा रहे हो तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम व्हेन यू हैव टू स्टार्ट, ठीक है। शुरू करेंगे अखबार पढ़ना, बोलिए, है ना? हाँ, अखबार पढ़ना शुरू करिए। अब शांत होइए, रुकिए, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करिए। मैगजीन या डेली अब अगर हो सके नोट्स अगर बना सके तो बहुत अच्छी चीज़ है। मेंस पर्सपेक्टिव के लिए नोट्स, मेंस के लिए तो ज़रूर बनाइए, ठीक है। मेंस के लिए ज़रूर बनाइए, सब्जेक्ट वाइज, जैसे हमने बोला 4 कॉपीज़, उसको डिवाइड करिए, उसके नोट्स बनाइए और फ्रीक्वेंटली लिखिए। आप देखना जब आपका एग्ज़ाम आएगा, आप शायद स्टेट भी देते होगे, कोई भी जो भी दोगे, सब में वो काम आएगा। आपके वो जो नोट्स होंगे बस आपको एक बार उसको रिवाइज करना पड़ेगा, वैल्यू एडेड मटेरियल आप देखोगे, आपके मेंस में बहुत हेल्पफुल होगा। और डेली बेसिस पे ये सब कुछ एक्सरसाइजेस करिए तो आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, जहाँ तक रही बात क्लास का, तो करंट अफेयर्स की क्लास मैं नहीं ले रहा हूँ, बट अगर मुझे कभी देखिए टाइम मिल पाया तो मैं आपको 2-3 कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताना चाहूँगा, ठीक है। जैसे ये फाइनेंस कमीशन, जाने से पहले अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता के जाऊंगा और कैसे प्रोसीड कर, जैसे फाइनेंस कमीशन हो गया, ये बजट हो गया, ठीक है। मैं एक काम करूंगा, आपको ये बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस दे दूंगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। मैं आपको साइंस एंड टेक पढ़ा रहा हूँ लेकिन आपको एक होमवर्क देता हूँ इससे रिलेटेड। आपको मैं बजट का आज नोट्स दूंगा और बजट के क्वेश्चंस दूंगा। आपके पास 2 दिन का मैं समय देता हूँ, आप परसों तक का टाइम लीजिए और उसको थॉरोली पढ़िए, और थॉरोली पढ़ के फिर आपका बजट से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिए। देखिए ये क्वेश्चन दिया है और मैंने यहाँ पे लास्ट में आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया, ए है तो क्यों है, बी है तो क्यों है, ठीक है। 28-29 क्वेश्चन है, आप ये पढ़ लोगे तो आप बजट से बिल्कुल निश्चिंत हो जाओगे। आपको ऐसे बजट आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें करिए, आपको फ़ायदा होगा। फिर यहाँ पे देखिए, बस 2 मिनट आपका और लेता हूँ। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप देख रहे हो, ये आपके पिछले साल पूछा गया है। पिछले साल का आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। देखिए, नेचर सॉल्यूशन फाइनेंशियल हब फॉर एशिया पैसिफिक, ये न्यूज़ में आया था। ये किसने लॉन्च किया? मैंने आपसे क्या कहा, हर बार रिपोर्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये देखिए, किसने नेचर रिपोर्ट या कोई ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया गया उससे रिलेटेड, तो नेचर सॉल्यूशन इसको किसने रिलीज किया, ठीक। फिर मैंने आपको कल मिनरल से रिलेटेड, क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड बोला, तो देखिए क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है कि इंडिया में आपके 30 क्रिटिकल मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया है, इंडिया हैज़ ज्वाइंट, अब मुझे लगता है दूसरा पार्ट मैं लिखना भूल गया हूँ, नेटो के कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, ठीक है। देखिए मैंने आपसे बोला नेटो के कौन कौन से कंट्रीज़ हैं, ये पूछा गया, क्यों? क्योंकि नेटो हमेशा से न्यूज़ में था। आप ये बताओ, अखबार आप पढ़ोगे तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप इसमें मिस कर दोगे, ठीक है। अब ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन, अब देखिए मैंने आपसे बोला गवर्नमेंट स्कीम से पूछता है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन न्यूज़ में आया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया। बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन है, बे ऑफ बंगाल, क्या है, बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी ट्रेड समथिंग समथिंग जो भी है, तो बिम्स्टेक, उसका इंडिया बांग्लादेश 7 मेंबर्स हैं। देखिए क्या पूछा है कि इसमें कितने मेंबर्स हैं, कब एग्जिस्टेंस में आया, कौन कौन से फाउंडिंग मेंबर्स हैं। सिंपल चीज़ें आपसे पूछ रहा है, आप देख रहे हैं। और ये सब क्यों पूछ रहा है, ये सब न्यूज़ में आया था, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपसे पूछी गई है जो न्यूज़ में नहीं आई थी। बिम्स्टेक से रिलेटेड पूछती है आपसे, ठीक है। ये
गांधी पीस प्राइज, तो गांधी पीस प्राइज के जज कौन कौन से होंगे, कौन कौन लोग जो है इसमें ज्यूरी मेंबर्स होंगे, ठीक है। इंटरनेशनल ईयर, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फार्मर, सस्टेनेबल रेजिलियंट, मतलब कि हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ टूरिज्म, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग जो भी है दे दिया और पूछा इसमें कौन कौन सा सही है। ये क्यों पूछा गया, क्योंकि डिक्लेयर किया गया था उस टाइम पे कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल रेजिलियंट टूरिज्म 2027 है। इतने सिंपल सिंपल चीज़ें, हर वो चीज़ जो न्यूज़ में आई हुई है, ठीक है। ब्रिक्स, देखो ब्रिक्स न्यूज़ में आया तो ब्रिक्स समिट को कौन किसने किया, इसका थीम क्या था, अब इसमें एक वर्ड चेंज कर दिया है, बाकी सब वो है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे खो खो का वर्ल्ड कप, चेस ओलंपियाड है ना 2024, आपका 2025 का क्वेश्चन है 2024 से रिलेटेड, सब करंट अफेयर से रिलेटेड है, इंडियन रेलवे से रिलेटेड ये हो गया, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये, ब्राज़ील प्रोड्यूसेस मोर इथेनॉल देन यूएस, मैंने आपसे बोला ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस से रिलेटेड, तो ब्राज़ील ये गलत है, सबसे ज़्यादा यूएस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यूएस यूजेस कॉर्न, ब्राज़ील यूजेस शुगर केन, तो 1 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट। पीएम सूर्य मुफ्त बिजली हर घर योजना स्कीम, इससे रिलेटेड आ गया, ठीक है। अब उसी तरीके से गगन, आपने साइंस एंड टेक में सर ने बताया होगा गगन के बारे में, गगन से रिलेटेड देखिए आ गया, ठीक है। एआई समिट उससे आ गया। तो आप देखोगे क्या इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन था जो आपको लग रहा है कि बहुत हुआ है, सबका सब न्यूज़ से रिलेटेड था। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 17-18 आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, ये सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट भी बहुत सारे हैं। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ो, डेली अवेयर रहो, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। आई होप ये सेशन से आपको एटलीस्ट, अगर आपके दिमाग में इतनी भी बात आती है कि हाँ ये सब्जेक्ट ज़रूरी है, तो इतना काफ़ी है, कुछ इंपॉर्टेंस अब पता चल रहा है इस सब्जेक्ट का। ये मैंने आपको सिर्फ 1 साल का क्वेश्चन दिखाया और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, 16-17 ये डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पिछले साल। तो आप पढ़ेंगे करंट अफेयर्स, हाँ ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं, है ना। चलिए कल मिलते हैं और कल हम फिर आगे अपना साइंस एंड टेक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ठीक, थैंक यू।